एवरीवन वेलकम टू द क्लास। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए बिकॉज सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, एम आई ऑडिबल टू ऑल? सभी को आवाज आ रही है क्या मेरी? सबसे पहले मुझे बताइए, क्या सभी को आवाज आ रही है मेरी? नमस्ते अक्षेशन जी, वेलकम टू द क्लास। जल्दी से ओके, मुझे लगता है सबको आवाज आ रही है। ठीक है, बिकॉज मैंने अपने एंड से चेक कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए, बिकॉज आज हमारा सेशन नंबर 3 है और मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं 4 सेशन में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर लूंगी। तो जितने भी टॉपिक्स आज हो जाएंगे, आज हम मैक्सिमम टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि इवैल्यूएशन हो गया, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन कितने तरीके के होते हैं, आपका जो सीसी पैटर्न है वो क्या है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं आपका जीन पिगेट वाली थ्योरी, जो जीन पिगेट वाली थ्योरी है, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, हाय पूजा, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द क्लास। ओके, तो जैसे कि आप सभी को पता है हमारे सेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं, तो इसके ऊपर तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं, 30 डेज का चल रहा है। ठीक है, तो जल्दी से देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जो प्याजे वाली जो थ्योरी है, ठीक है, इनको ना हम प्रोनाउंस करते हैं, लिखने में पिगेट बोल सकते हैं लेकिन प्रोनाउंस हम करते हैं प्याजे। ठीक है, जीन प्याजे वाली थ्योरी है, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? संज्ञात्मक विकास, जिसके सिद्धांतों के बारे में उन्होंने बात की। ठीक है, अब ये एक बच्चा है, अब जैसे बच्चा है छोटा, जब वो बॉर्न होता है उस फेज तक, अप टू अभी, मतलब वो पूरे जीवन वर्ष में किस तरीके से रहता है, वो स्टेजेस इन्होंने यहाँ पर कंप्लीटली समझाने की कोशिश की। उसके मूव्स, जैसे कोई भी बच्चा है तो उनके मूव्स क्या होते हैं, अगर मैं बात करती हूँ एडोलेसेंट लर्नर है, उनके मूव्स क्या होंगे, है ना, वो सब चीजें उन्होंने बताई। तो वो हम सब समझने वाले हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बताया कि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो बच्चों का सीखने का जो चरण होता है वो अलग अलग चरणों से गुजरता है। ठीक है, उनका जो सिद्धांत है केवल ना ही समझने पर केंद्रित करता है, बट बच्चे के ज्ञान को कैसे केंद्रित किया जा रहा है, मतलब बच्चे का जो ज्ञान है वो कैसे बढ़ रहा है, वो भी ये बताता है। ठीक है, मतलब आपका इंटेलिजेंस, नॉलेज, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले स्टेज पे, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर चरण, हिंदी में अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है ये है बर्थ से 2 साल में, ये जब बच्चा बॉर्न होता है उससे 2 साल तक का ये जो फेज रहता है वो होता है सेंसरी मोटर। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर भी मैं बात करने वाली हूँ पूरा फुल फ्लेश। उसके बाद आ जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये 2 से 7 साल है। ओके, 2 से 7 साल। कंक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं? 7 से 11 साल, उसको हम क्या कहते हैं? ठोस परिचलन चरण जो होता है वो 7 से 11 साल तक ही रहेगा। और फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक जो परिचालन है वो 12 साल से अप टू अभी, अभी तक जितनी भी अधिक आयु है आपकी उस तक ये चलता है। तो अब ये सेंसरी मोटर क्या है, प्री ऑपरेशनल क्या है, ठोस परिचलन क्या है, या औपचारिक जो परिचलन है वो क्या है, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। ठीक है, आपको ईयर्स का भी पता होना चाहिए, बर्थ से 2 साल तक अगर पूछ लिया जाए तो सेंसरी मोटर होता है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल की बात करते हैं 2 से 7 साल तक, कंक्रीट की बात करते हैं 7 से 11 साल तक, और फॉर्मल की बात करते हैं तो 12 से अभी तक। समझ में आ गया सबको? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की, संज्ञात्मक विकास की बात की, जो दिमागी जो हमारा विकास होता है ना, इंटेलिजेंस, वो कैसे डेवलप हो रहा है, नॉलेज को हम, नॉलेज के बेसिस पे हमारा इंटेलिजेंस कैसे डेवलप हो रहा है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, पहला फेज है ये। ठीक है, संज्ञात्मक विकास का पहला चरण जो है वो है सेंसरी मोटर, संवेदी संवेदी मोटर चरण, जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि सिंपल सी बात है, जो बच्चा जन्म लेता है और 2 साल तक का उसको कैसे हम समझाएंगे। यस, गुड आफ्टरनून संगीता जी, वेलकम टू द क्लास।
बताइए, कोई बता सकता है भैया? बच्चा 2 साल का है, 2 साल तक का है, ठीक है, जन्म से 2 साल तक का जो बच्चा है उसको हम कैसे समझाएंगे? उसका जो मेंटल स्टेट कैसे होगा? सिंपल सी बात है, भाई वो सेंसेस से ही समझेगा ना। जैसे अगर मैं उसको टच करूंगी तो उसको पता है, जैसे मेरा बेबी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब उसे पता है कि मदर का टच है, फादर का टच है, ग्रैंड फादर का टच है, ग्रैंड मदर का टच है ना। भाई सिंपल सी बात है, उसके दादा, नानी, दादा दादी और नाना नानी या मदर फादर का जो टच है उसको अभी यही पता है, उससे ज्यादा वो नहीं जानता। समझ में आ गया? वो होता है सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब संवेदी मोटर चरण, जहां पर संज्ञात्मक विकास किया जाता है। पहले चरण का ये पॉइंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पॉइंट है, जिसमें उस बच्चे को ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। उसको ये पता है क्रॉल करना है, ठीक है, 2 साल के बच्चे को क्रॉलिंग भी पता है, ठीक है। उसको ये पता है कि खट्टा क्या है मीठा क्या है। अगर उसको आप नींबू चटाओगे तो कैसे वो करता है रिएक्ट, अलग सा। मीठा खिलाओगे तो उसको अलग सा स्वाद आता है। तो भाई उसके एक्सप्रेशन मूव करते हैं ना। तो यही होता है सेंसरी मोटर, जिसमें बच्चा क्या करता है, सेंसेस से लर्न कर रहा है। और जो एक्टिविटीज वो कर रहा है, जैसे खेल हो गया, कूद हो गया, या मैं बोलूं क्रॉलिंग हो गया, या चलना हो गया, या बैठना हो गया, उठना हो गया, इन सब से वो एक्टिविटीज से वो लर्न कर रहा है। इससे ज्यादा उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो अभी कौन से फेज में है? संवेदी मोटर चरण में। समझ में आ गया? पहले चरण में। क्लियर हो गया? क्योंकि वो बर्थ से 2 साल तक की एज में है। उसके बाद आ जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, वही 2 से 7 साल तक की एज, ठीक है। 2 से 7 साल तक का है बच्चा, तो अब वो क्या करेगा बताइए? सिंपल सी बात है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन। अभी आप लोगों ने देखा होगा प्ले स्कूल वाले जो बच्चे, अब वो वाला फेज आ गया प्ले स्कूल वाला, ठीक है। या मैं बोलूं कि जहां पे बच्चे को ये सिखाया जा रहा है कि एप्पल का शेप ऐसा है तो एप्पल ऐसा है, एप्पल रेड कलर का होता है, ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, बनाना आपका येलो कलर का होता है, बताया जाता है ना, पिक्चर्स के माध्यम से सिखाया जाता है, अपीयरेंसेस दिखाई जाती है, ऑब्जेक्ट दिखाए जाते हैं। समझ में आया? वो फेज होता है जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहां पे जो बच्चा है वो 2 से 7 साल तक है, ठीक है। 2 से 7 साल तक का बच्चा अंडरस्टैंड करता है डिफरेंसेस को, ठीक है। मैं बोल सकती हूँ वो पिक्चर्स के माध्यम से समझ रहा है, सिमिलैरिटीज को देखता है। देखो, ऑरेंज और एप्पल में क्या डिफरेंसेस है पता है, क्योंकि वो ऑरेंज अलग कलर का है, एप्पल रेड कलर का है। समझ में आ रहा है? बनाना येलो कलर का है, कोई और फ्रूट कुछ और कलर का है, कोई और जो एनिमल है वो किसी और सेंस में है। तो कैटेगराइजेशन उसे पता है, बहुत अच्छे से पता है, 2 से 7 साल तक के बच्चे को। समझ में आ गया? गॉट इट? उसके बाद 7 से 14 साल तक का जो बच्चा है ना, 14 साल तक की होता है ना ये वाला, सॉरी 11 साल, हाँ 7 से 11 साल तक का जो बच्चा है, 11 साल तक का जो बच्चा है वो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में आ चुका है। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज मतलब कि 7 से 11 साल तक का बच्चा है, 14 नहीं, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, 11 साल। क्लियर? अब वो इतना केपेबल है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कि उसको बताया जा रहा है कि एक क्वेश्चन दे दिया, एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है, वो सॉल्व कर रहा है ना प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल वो एक स्टेज है जहां पे बच्चे को प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाया जाता है और उसके आउटकम्स को निकालना सिखाया जाता है, मतलब उसके आंसर्स को निकालना सिखाया जाता है, परिणामों को निकालना निकालना सिखाया जाता है, जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। समझ में आ गया? उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। भैया फॉर्मल ऑपरेशन 11 से या 12 से लगा लो आप, 12 से अभी तक की स्टेज, अभी जितने भी हम है ना वो सब है फॉर्मल ऑपरेशन। ऑब्वियसली 11 से सभी बड़े ही हैं, ठीक है, 11 साल से ऊपर वाले जितने भी है फॉर्मल ऑपरेशन में। अब ये हम क्या कर रहे हैं? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ये क्या होता है? काल्पनिक काल्पनिक निगमांतमक तर्क, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ टेस्टिंग की, कंक्लूजन की, रिजल्ट की, वो हम निकालते हैं। एक एग्जाम्पल दूं मैं आप सभी को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बोलूं कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने आपको एक पॉइंट दिया, मैंने बोला ऐसा क्यों हुआ, आपको रीजन पता है क्या हुआ? क्योंकि आपने टेस्टिंग किया। भाई आप बोलोगे ना कि मैम इस तरीके से हुआ था, ये वाला पॉइंट मैंने लगाया, ये फॉर्मूला मैंने लगाया, इसीलिए मैंने टेस्ट करके बताया आपको। फॉर एग्जाम्पल कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो अब आप, मैंने आपसे पूछा कि आपने ये क्यों लगाया, आपको कैसे पता कि आपने यही फॉर्मूला लगाना है? तो अब आप बोलोगे ना कि मैम
मैंने पहले से टेस्ट किया था या मैंने पहले और क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तब जाके मुझे ये रिजल्ट मिला कि भैया इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें इस फॉर्मूले को लगाना है। ठीक है, आपने टेस्टिंग की ना। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब परिणामों के बारे में, हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, जो परिकल्पना होती है ना बच्चे की, वो टेस्ट की जाती है, बच्चा अपने आप उस कंक्लूजन पे पहुंचता है, रिजल्ट अपने आप निकालता है। क्यों? क्योंकि वो अब इतना केपेबल है, इतना अंडरस्टैंडेबल है, उसने इतनी सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है, या मैं बोलूँ आउटकम खुद निकाला है, रिजल्ट खुद निकाला है, जिससे उसे पता है कि ये चीज यहाँ पे यूज होगी, अब ऐसी सिचुएशन है तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है। समझ में आ गया? वो होता है औपचारिक परिचालन, फिर परिचालन। इसमें किसी को कोई समस्या है तो बताइए। ये है आपका जीन प्याजे की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन प्याजे और ब्लूम, ये दोनों रटने हैं, बिल्कुल रट्टाफिकेशन करके जाना है, स्टेजेस के बारे में भी और इसके अंदर भी पूछा जाता है। सपोज करो आपसे पूछा जाए फॉर्मल ऑपरेशन में क्या है, ऐसे में पूछ लेते हैं कंक्रीट ऑपरेशन क्या है। ठीक है, पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आप सभी को हिंदी और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि एक स्टेज दूसरी स्टेज से क्यों अलग है, या ब्लूम में इफेक्टिव जो है वो साइकोमोटर में क्या होगा, इफेक्टिव में क्या होगा, या फिर कॉग्निटिव में क्या होगा, तीनों स्टेजेस में अलग अलग पॉइंट्स क्यों है और उसका मतलब क्या है। समझ में आ रहा है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा फोकस करके ही चलना, क्योंकि ये स्टेजेस के क्वेश्चन आते हैं। चलिए जी, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हु डेवलप द इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस? जल्दी से बताइए। कल का जो कॉन्सेप्ट रहेगा ना, जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है, मुझे कल कराना है स्वयं स्वयं प्रभा मूक। ठीक है जी, स्वयं स्वयं प्रभा मूक कराना है मुझे कल, और मुझे कराना है आपको सीबीसीएस वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, सीसी पैटर्न तो आज हो जाएगा, सीबीसीएस मुझे कल कराना है। तो 2 से 3 कॉन्सेप्ट मुझे कल कराने हैं, बाकी सब आज कंप्लीट हो जाएंगे। और कल मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी, मैंने अगेन आपको बताया था कि जो चौथा सेशन होगा उसमें हम एमसीक्यूज़ को ज़्यादा करेंगे, पीवाईक्यूज़ को ज़्यादा करेंगे। तो कल मैं जो सेशन लेके आने वाली हूँ ना, उसमें हम एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़, कॉन्सेप्ट्स को ना समझने की कोशिश करेंगे, किसके माध्यम से? क्वेश्चंस के करने के माध्यम से। ठीक है? जल्दी से बताइए किसने दिया है ये वाला? कल कराया था ना इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, किसने दिया? फ्लेंडर, रेयॉन, एडमिंसन, सिमोन या फिर रिचर्ड ओवर? एवरीवन। 1:30 बजे आप सभी की क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो 1:30 बजे आप सभी को आना है। इन केस अगर आपको मैं इन केस अगर ऐसा होता है ना, टाइम का कुछ होता है, तो मैं आपको पहले ही नोटिफाई कर दूंगी कि भाई आज 2 बजे क्लास होगी या 2:30 बजे क्लास होगी। पर आप सभी को ये ध्यान रखना है, मंडे से लेकर सैटरडे तक आपकी 1:30 बजे क्लास होगी। ठीक है? आंसर ए, स्प्लेंडर। यस, स्प्लेंडर ने बताया था, स्प्लेंडर ने ही दिया था ना ये वाला। ठीक है, प्रभावशाली बढ़ाने वाला जो तरीका है या विश्लेषण श्रेणी है प्रणाली पे, वो क्या है? वो किसने दिया? फ्लेंडर ने दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। FIACS, FIACS की फुल फॉर्म बताइए। सब स्टूडेंट्स लाइव आया करिए, क्योंकि आप सभी को पता है क्रैश कोर्स आप सभी के लिए ही है। क्रैश कोर्स इसीलिए स्टार्ट किया गया है ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो जाए, उसके बाद आपको इन टॉपिक्स को देखने की जरूरत ना हो। तो डेली क्लासेस को अटेंड करिए, 1 घंटे की क्लास होती है बस। 1 घंटे को फोकस लेके चलना है आपको, कितने बजे से इतने बजे तक पे पढ़ना है। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन जिस समय क्लास हो उस समय क्लास लेने की प्रयास करिए। अब ये नहीं लाइव लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं वहीं पर ही अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको क्लियर करा सकती हूँ। क्या है ये FIACS? FIACS आप सभी को पता है, फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगराइजिंग सिस्टम, यही है ना? है या नहीं है? ठीक है, स्लेंडर ने दिया है बी ऑप्शन। यस, करेक्ट पूजा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर ट्रेनिंग इन अ पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट। समझ में आ गया? अब ये क्या बोल रहे हैं? आप सार्वजनिक भाषा या वाद विवाद के प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप एक्सेप्ट नहीं करते फॉर द डेवलपमेंट? ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा विशेषता है जो विकासित होने से उम्मीद नहीं की जा सकती जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अवधारणा, भावनाओं पर नियंत्रण नियंत्रण करना, चेंज करना, यूज जो लैंग्वेजेस है वो आप क्रिएटिवली यूज कर रहे हो, रचनात्मक उपयोग कर रहे हो भाषा का, और वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज में उतार चढ़ाव।
कोई मुझे बता सकता है? अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप पब्लिक स्पीकर हो, ठीक है, या डिबेट हो, आपको वो चीज डेवलप नहीं करनी, कौन सा पॉइंट आपको डेवलप नहीं करना? जल्दी से एवरीवन। आंसर नंबर बी। अच्छा मुझे बताया करो, थर्ड का पूछ मिल रहा है और सेकंड का बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है संगीता एंड पूजा, मुझे बस दो ही स्टूडेंट्स का आंसर दिख रहा है। कितने स्टूडेंट्स लाइव है? फिर फोर स्टूडेंट्स। भाई आप लोगों के लिए क्लासेस हो रही हैं और आप लोग ही अटेंड नहीं करे तो क्या फायदा? फिर हमने ये बैच क्यों स्टार्ट किया? हम फिर वही सेम बैच रखते, हम भी अपना यूट्यूब पे सेशंस ले रहे होते, आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है ना, तो आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। कंट्रोल ओवर इमोशंस, ठीक है, कंट्रोल ओवर इमोशन। एक चीज मुझे बताइए कि मैं अगर सपोज करो इन केस कि अगर मतलब मैं ना फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, ठीक है, लेकिन मैं दिमागी तौर से यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हूँ, ठीक है, मतलब सपोज करो कि कोई बहस हुई है या कोई लड़ाई हुई है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, और मैं आप सभी को यहाँ पे क्या कह रही हूँ, मैं आप सभी को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, क्या होगा? क्या होगा? मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, मेरे घर में जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं या जो भी बातें हुई हैं, मुझे उसको यहाँ पर नहीं लेकर आना ना, मुझे पढ़ाई करवानी है आपको, मुझे पढ़ाना है आपको। मेरा काम है आपको पढ़ाना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा इमोशंस पे। ठीक है? मुझे उन सारी चीज़ों को भूल कर आप सभी को पढ़ाना पड़ेगा। यही मेरा एक एम है। तो जो भी पब्लिक स्पीकिंग होते हैं और जो भी पब्लिक स्पीकर होते हैं, जो डिबेट करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको हमेशा इमोशंस पे, जो भावनाएँ हैं, उस पे निरंतर जो है फोकस रखना चाहिए और उनका उसको ना कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाई इज़ टीचर ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी? क्यों टीचर ट्रेनिंग, जो शिक्षण की जो परीक्षण है, वो क्यों आवश्यक है? इंक्रीज़ स्किल्स ताकि टीचिंग का स्किल्स बढ़े, अंडरस्टैंड हो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के मेथड्स का, अपग्रेड हो नॉलेज का, ठीक है? अपग्रेड हो नॉलेज ऑफ द कंटेंट, कंटेंट का जो अपग्रेडेशन है वो होना चाहिए, और यहाँ पे बोला जा रहा है ऑल ऑफ अबव। हाँ, नॉट लिखा है ना? 1 मिनट। हमें एक्सपेक्ट यहाँ पे क्या बोला है? अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, डिबेट दे रहे हो, तो हमें क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट? यही बोला है ना? एक मिनट, विशेषताओं पर विकसित होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो हमें डेवलपमेंट किसमें नहीं करना चाहिए, यही तो बोल रहा है। देखो क्वेश्चन को समझो, ये क्या कह रहा है कि हमें जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब हम ट्रेन कर रहे हैं, या मैं बोलूँ पब्लिक स्पीकर है, डिबेट आप दे रहे हो, ले रहे हो, तो हमें किसको क्या करना चाहिए? डेवलप नहीं करना चाहिए, यही तो बोल रहा है। डेवलप नहीं करना चाहिए, यही तो कह रहा है। तो कंट्रोल ओवर इमोशन, इमोशन को डेवलप ना करें ना, हम भावनाओं पे, भावनाओं के नियंत्रण काबू रखें। समझ में आ रहा है? नियंत्रण काबू रखें, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन किस सेंस में बोल रहा है, समझ में आया पूजा? ये कह रहे हैं कि डेवलप हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें डेवलप इमोशंस को डेवलप ना करें, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हम इमोशंस को अपने डेवलप नहीं कर सकते, भावनाओं को डेवलप नहीं कर सकते। सपोज करो मुझे रोना आ रहा है, तो मैं ये नहीं कि रोज रोने लगूंगी, ठीक है? ये बहुत जरूरी होता है पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पे या पब्लिक स्पीकर के टाइम पे। फोर्थ का आंसर डी हो जाएगा, एब्सोल्युटली। यहाँ पे इंक्रीजिंग स्किल्स, टीचिंग की जो स्किल्स है, जो शिक्षण का जो कौशल है, उसमें वृद्धि होनी चाहिए। ऑब्वियसली स्किल्स डेवलप होंगी, तभी तो क्या होगा, तभी तो टीचर अच्छे से पढ़ाएंगी। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अपने मेथड्स होते हैं। सपोज करो आप किसी विद्यालय का अलग संगठन है, कोई मतलब डिफरेंट डिफरेंट संगठन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर किसी का अपना एक अलग होता है। प्राइवेट स्कूल का तो अपने हिसाब से वो चलाते हैं, ठीक है? तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जो उसमें जो भी टीचर जिस स्कूल में है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना भी। अपग्रेडेशन, नॉलेज के कंटेंट का अपग्रेडेशन होना चाहिए, मतलब विषय के बारे में ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ऑल आ जाएगा। ये पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, थर्ड वाला? फिफ्थ क्वेश्चन, what is the biggest advantage of interaction between the teacher and the student? यहाँ पे पूछा गया है कौन सा बिगेस्ट एडवांटेज है इंटरेक्शन, जब इंटरेक्ट किया जाता है टीचर और स्टूडेंट का। एडवांटेज मतलब सबसे बड़ा लाभ, शिक्षक और छात्रों के बीच में जो बातचीत हो रही है, उसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? ये एनकरेज करता है स्टूडेंट को कि वो क्वेश्चन को पूछे,
फैसिलिटेट करता है इफेक्टिव लर्निंग को, ठीक है, मतलब प्रभावी जो शिक्षण है उसकी सुविधा प्रदान करता है। बेटर रिलेशनशिप, बेहतर जो परिणाम स्वरूप संबंध है वो बनाता है, ठीक है, ग्रुप रिलेशंस बनाता है और टीचर को सेटिस्फाई करता है, मतलब शिक्षक को संतुष्ट करता है। मैं और आप क्यों कर रहे हैं? आप और मैं, हम लोग क्यों इंटरैक्ट कर रहे हैं? क्यों क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं? क्यों हम आप सभी को चाहते हैं कि आप क्लासेस को अटेंड करो? या क्यों हम जैसे कि फॉर एग्जांपल भई हमने तो आपसे पैसे ले लिए ना, हमें तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए हम क्लासेस प्रोवाइड करें, लाइव क्लासेस दें, ना दें, है ना? हमने तो पेमेंट ले ली आपसे स्टार्टिंग में। तो अब हम जो क्लासेस दे रहे हैं या जो भी इंटरैक्शन हो रहा है, जैसे मैं आप सभी को बोलती हूँ भई लाइव क्लासेस है, आप सभी के लिए रखी गई है, तो आप सभी अटेंड करो, ठीक है? 1 घंटे की क्लास होती है, उसको अटेंड करो। उसके अलावा जो टाइम बचे उसमें पढ़ाई करो, उसमें आप अपनी पढ़ाई करो। अब आप जब लाइव क्लास नहीं होती है, तब तब उसे रिकॉर्डेड सेशन में देख रहे हो, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है जो लाइव क्लास आप ले रहे हो ना, तो उसमें उसी समय आपको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छा रहता भी रहेगा क्योंकि उसी समय चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ओके, 5th का आंसर बी। बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट पूजा। यहाँ पर बिल्कुल सही कहा कि लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है। हमारा एम यही है कि आपको समझ में आए लर्निंग, आपको जो शिक्षण है, ठीक है? या मैं बोलूँ लर्निंग है, वो डेवलप होनी चाहिए, ठीक है? हम सब क्यों कर रहे हैं? ताकि आप को याद हो जाए ना अभी क्लासेस क्यों प्रोवाइड की जा रही है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है? वरना तो आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो नोट्स पढ़ के भी कर सकते हो। दैट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन। अच्छा मुझे कोई बता सकता है औपचारिक एजुकेशन और इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या फ़र्क है? यहाँ पर बोला जा रहा है कौन-सा उद्देश्य नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली इनफॉर्मल एजुकेशन बोल रहा है ना? यहाँ पे ये कह रहा है कौन-सा उद्देश्य नहीं है औपचारिक शिक्षा का। तो मतलब ये इनडायरेक्टली बोल रहा है इनफॉर्मल एजुकेशन। कंपेयरिंग हाई एंड लो अचीवर्स, जहाँ पर उच्च और निम्न उपलब्धि के ज्ञान की तुलना की जाती है, प्राप्ति की तुलना की जाती है। लर्निंग डिसिप्लिन बेस्ड कंटेंट, ठीक है? जहाँ पे अनुशासन आधारित जो वस्तु है, उसके बारे में सिखाया जाता है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग, जब खुद के लिए आप लर्न कर रहे हो, स्वगति से सीखने के लिए आपको यहाँ पर क्या किया जाता है। और टीचर सेंटर्ड लर्निंग, टीचर सेंटर्ड लर्निंग बताइए। फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन बहुत ईज़ी है, यहाँ पे बोला जा रहा है कौन-सा नहीं है। देख लो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मतलब ये इनडायरेक्टली कह रहा है इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है। पहले इसको समझो उसके बाद मैं बता देती हूँ, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन का डिफरेंस क्या है। ओके, पूजा ने मार्क किया है डी ऑप्शन। यहाँ पे ये कह रहा है पूजा, फॉर्मल एजुकेशन कौन-सा नहीं है? क्वेश्चन को समझो। फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक एजुकेशन कौन-सा नहीं है? फॉर्मल क्या होता है? अब मैं आपको समझाना चाहूँगी कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है? फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन है जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो होता है फॉर्मल। जैसे कि क्लासरूम, क्लासरूम एक फॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल मतलब औपचारिक, भाई सही तरीके से जो शिक्षा है वो आपको फॉर्मली मिल रही है, ठीक है? अब फॉर्मल मतलब कि आपसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? सिंपल मैं आती हूँ, पढ़ाती हूँ और जाती हूँ। सिंपल सी बात है। ये क्या है? फॉर्मल एजुकेशन। ये क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन, जहाँ पर टीचर आपको पढ़ा रही है और घर जा रही है। जैसे कि क्लासरूम, जैसे कि ट्यूशन, ठीक है? ये सब क्या है? ये फॉर्मल एजुकेशन है। वैसे बेस्ट एग्जांपल जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, क्लासरूम ना वो आपका फॉर्मल है। ट्यूशन भी इनफॉर्मल हो सकता है, मतलब इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, क्योंकि वहाँ पे आपको आपके फ्रेंड्स मिलते हैं, आपको कलीग्स मिलते हैं, मतलब आपके जो साथ वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है? वो पढ़ मिलते हैं, तो आप उनसे भी सीखते हो, तो वो होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन है, जहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ टीचर ही क्लासरूम में पढ़ा रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके पेरेंट्स समझा रहे हो घर में, ठीक है, आपके पेरेंट्स समझा रहे हो, या आपको कुछ भी एजुकेशन, मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई हो रही है, लर्निंग हो रही है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको कुछ भी शिक्षा दे रहे हैं वो सब इनफॉर्मल में आ जाता है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपकी मदर, आपके फादर, आपके हस्बैंड, कोई भी आपको एजुकेशन दे रहे हैं वो सब इनफॉर्मल। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? वो इनफॉर्मल है, क्यों? क्योंकि वो क्लासरूम के अंदर नहीं हो रहा। फॉर्मल एजुकेशन टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है, तो टीचर सेंटर तो फॉर्मल हो गया। यहाँ पे पूछा है फॉर्मल एजुकेशन कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे बेस्ट जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सेल्फ पेस्ड लर्निंग।
देखो डिसिप्लिन भी टीचर बेस्ड ही होता है। जब हम हाई एंड लो अचीवर से कंपेयर करेंगे तो सिंपल सी बात है क्लासरूम में ही हो रहा होगा ना, उच्च और निम्न। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, तो जब कंपेयर किया जा रहा है फर्स्ट और लास्ट से कंपेयर किया जा रहा है तो फॉर्मल स्कूल में होता है ये, ठीक है। जब डिसिप्लिन क्रिएट किया जा रहा है तो भी वो फॉर्मल है जहां पर टीचर इन्वॉल्व है। आ रहा है समझ में? आपको डिसिप्लिन से पढ़ाया जा रहा है कि ऐसा नहीं तो ऐसे ही होना चाहिए। पढ़ाई करो तो चुपचाप पढ़ना, ठीक है? डिसिप्लिन क्रिएट क्रिएट किया जा रहा है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग वो है जो स्वगति से सीखना, जहां पर आप अपने हिसाब से सीखते हो, वो होता है इन्फॉर्मल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करो आप अपने फ्रेंड से सीख रहे हो, आप अपने किसी भी रिलेटिव से सीख रहे हो, ठीक है, आप अपने कजन से सीख रहे हो। भाई कोई भी कॉन्सेप्ट आपको बता सकता है ना, वो होता है इन्फॉर्मल एजुकेशन। समझ में आया? तो सेल्फ पेस्ड हो गया। टीचर सेंटर तो आपका फॉर्मल हो जाता है, क्योंकि टीचर हो गया ना, वहां पे तो टीचर सेंटर्ड है, टीचर केंद्रित है, ठीक है। टीचर आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ये अभी आप लिख के ले लो, मुझसे लिख कर ले लो कि गारंटी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि इवैल्यूएशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ऐसा धांसू सा क्वेश्चन देंगे ना वो, इजी सा क्वेश्चन। अब आपको ये लग रहा होगा कि बहुत इजी सा क्वेश्चन मिल जाएगा, नहीं। जब तक कि आप इवैल्यूएशन को अच्छे से नहीं थॉरली समझने वाले हो, तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना, फिर आप कर पाओगे। और इस क्लास के दौरान मैं आप सभी को इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, ध्यान से समझना होगा, ठीक है। ये सब रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। ये जितना भी मैंने आपको कंटेंट दिया है, इसको सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, एक ऐसा टाइम जहां पर आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको रट्टाफिकेशन करोगे। रट्टाफिकेशन भी मतलब पढ़ना है। रट्टाफिकेशन मतलब लाइंस को याद नहीं करना, ठीक है। जितना समझने की कोशिश करोगे उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि रट्टाफिकेशन तो बहुत स्टूडेंट्स होते हैं करने वाले, लेकिन एग्जाम सबका क्लियर थोड़ी ना होता है। ठीक है। तो चलिए इवैल्यूएशन क्या है, मूल्यांकन क्या है। अगर मैं बात करती हूँ मूल्यांकन की, तो भैया मूल्यांकन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एक बच्चे के या एक स्टूडेंट के निर्धारित जो भी अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको डिटरमाइन करके ये एनालाइज किया जाता है कि बच्चे ने कितना अंडरस्टैंड किया है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप सभी से ये जो क्विज ले रही थी, ये जो क्वेश्चंस ले रही थी, जैसे कि मैंने अब कल आपसे FIACS वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो अगर आप लोगों को ने कल वाला सेशन मतलब जो सैटरडे वाला सेशन पढ़ा होगा, तो आपको इसका मतलब पता होगा। ये भी आपको पता होगा और ये भी पता होगा कि FIACS वाला मॉडल है क्या। ये जो सिस्टम मैंने पढ़ाया था ये है क्या, इसमें कितने पॉइंट्स थे जो डायरेक्ट थे, जो इनडायरेक्ट थे, जो स्टूडेंट बेस्ड थे। समझ में आ रहा है? ये जो पॉइंट्स मैंने बताए थे याद आया सबको? क्लियर हो रहा है? तो अगर आप लोगों ने अच्छे से थॉरली पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। और अगर मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, इवैल्यूएशन कर रही हूँ। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन कर रही हूँ कि आपको कितनी जानकारी प्राप्त हुई, आपने जो पढ़ा उसको आपने कितना अच्छे से समझा इन क्वेश्चंस के माध्यम से, वो होता है इवैल्यूएशन। और टीचर हर फेज में हर जगह पे जो उपलब्धि है, उपलब्धि जो भी स्टूडेंट्स की, उनको एकेडमिक और नॉन एकेडमिक, अब यहाँ पर बोला जा रहा है शैक्षिक और गैर शैक्षिक तरीके से समझने की कोशिश करती है। अब जैसे कि मैं अगर आप लोगों को बोलूं, भाई जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में अच्छा बच्चा होना चाहिए। एक बच्चा पढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ उसमें पढ़ाई के अंदर ही नहीं होना चाहिए, और भी अलग अलग एक्टिविटीज होनी चाहिए। सिंगिंग होना चाहिए, डांसिंग होना चाहिए, आपका गेम्स होना चाहिए, गेम्स में बहुत अच्छा होना चाहिए, स्विमिंग हो गया, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज पढ़ाई से भी अदर में। उसमें वो बच्चा कैसा है, भाई जो नेचर उसका कैसा है, ठीक है, वो इंटरेक्ट कर रहा है बच्चों से या नहीं कर रहा है, या वो ऐसे चुपचाप बैठा है, तो इन सब ऑब्जेक्टिव्स को भी देखा जाता है। तो इवैल्यूएशन दो तरीके से हो सकता है, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक के बेसिस पे, और दोनों के बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, इवैल्यूएशन जो होता है ना वो कॉन्टिन्यूस होता है। इवैल्यूएशन के फीचर्स है, इवैल्यूएशन कभी भी एंड अप नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा, वो सतत प्रतिक्रिया है। हर फेज में हर बार इवैल्यूएशन किया जाता है, आज किया, कल किया, परसों किया, डेली बेसिस पे टीचर इवैल्यूएशन करती है। अब अब आप अभी देख लो, आपके बच्चे होंगे या फिर आपने और भी बच्चे देखे होंगे जो पढ़ रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो बेबीज भी होंगे, बच्चे भी होंगे जो स्कूल जाते होंगे, तो आपने देखा होगा ना कि कॉन्टिन्यूस बेसिस पे प्रोसेस होता है, इवैल्यूएशन हो रहा है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। ये देखा जाता है कि आप बच्चे ने टेस्ट में आज ऐसी सरप्राइज ले लिया, तो बच्चे को कितना पता था,
समझ में आ रहा है? उस बच्चे को कितना पता था, फिर वो टेस्ट के फॉर्म में इवैल्यूएशन किया जा रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में। प्रोसेस जो इवैल्यूएशन रहेगा वो कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इसमें ओवरऑल सब कुछ इंक्लूड होगा, ठीक है, व्यापक होगा, इसमें सब कुछ शामिल है। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड हुआ। अगेन मैं वही बोलूंगी, अब बच्चे का गेम्स का पीरियड है तो ये नहीं बच्चा चुपचाप बैठा है, बच्चा गेम्स ही नहीं कर रहा, तो इसको भी इवैल्यूएट किया जाता है टीचर के द्वारा, मूल्यांकन किया जा रहा है। क्या उसको सब तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली वो अंडरस्टैंड कर रहा है चीजों को, या उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखा जाता है इवैल्यूएशन में। इवैल्यूएशन एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है, सहकारी प्रतिक्रिया है, जिसमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर टीचर नहीं होगी तो इवैल्यूएशन कौन करेगा, और अगर टीचर है तो, अगर स्टूडेंट्स नहीं है तो इवैल्यूएशन किसको किया जाएगा, मूल्यांकन किसका किया जाएगा, असेसमेंट किसका किया जाएगा। और ये ध्यान रखना, असेसमेंट और इवैल्यूएशन एक ही चीज है। बच्चे ना, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इवैल्यूएशन क्या है, असेसमेंट क्या है। दोनों एक ही चीज है, असेसमेंट और इवैल्यूएशन मूल्यांकन ही कहा जाता है उसको। और दोनों में यहाँ पर अगर हम देखें थर्ड पॉइंट में, तो कोऑपरेटिव प्रोसेस है, जहां पर सहकारी प्रतिक्रिया के बेसिस पे ही होगा। यहाँ पर टीचर का इन्वॉल्वमेंट, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट और उनके साथ वाले बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि टीचर ही टीचर पढ़ा रही है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स भी घर पे पढ़ाएंगे तभी तो बात बनेगी ना, ठीक है। पेरेंट्स भी घर पे पढ़ाएंगे तभी बात बनेगी, पढ़ेंगे वो, समझेंगे वो कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से और वो बेटर कर सकता है। और आपके साथ वाले, कहीं ना कहीं आपके साथ वाले भी आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, तो एक दूसरे के से ही इवैल्यूएशन होता है, या आपका कभी कभी आपके साथ वाला ही पर्सन आपका इवैल्यूएशन कर लेता है, मूल्यांकन कर लेता है, कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इवैल्यूएशन क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड वैल्यू डिस्क्रिप्शन बेस्ड होता है, मतलब मात्रात्मक, ठीक है, गुणवत्तात्मक और मूल विवरण शामिल होता है। मतलब क्वांटिटेटिव नंबर के फॉर्म में पूछ लेगा, कोई कॉन्सेप्ट भाई ये पूछ लिया, अगर सपोज करो नंबर्स को भी वहां पे इवैल्यूएट किया जाता है, कि उसको 4 नंबर मिले, उसको 5 नंबर मिले, है ना। उसको क्वालिटी फॉर्म में भी, गुणवत्तात्मक फॉर्म में भी, क्वालिटी क्या है उस पर्टिकुलर जो टेस्ट की क्वालिटी क्या है, या मैं बोलूँ मूल्यांकन की क्वालिटी क्या है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, लाइक एक बच्चा है, मैंने बोला वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है। मैंने उसको मार्क्स नहीं दिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ बताया कि हाँ आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, और ये क्वालिटीज है आपकी, समझ में आया, वो हो गया क्वालिटेटिव। एंड वैल्यू डिस्क्रिप्शन, पूरी तरीके से मैंने उसको डिस्क्राइब किया, विवरण किया कि आप किस तरीके से अच्छे हो, किस फेज में बहुत अच्छे हो, और किस फेज में आप पूरी तरीके से, मतलब मूल्यांकन के दौरान आप लो हो, मतलब आपका वीकनेस है, वो डिस्क्राइब किया। इवैल्यूएशन एक रेमेडियल प्रोसेस भी है, मैंने अगेन एंड अगेन आप सभी को बताया, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एक रेमेडियल इवैल्यूएशन होता है। जहां पर एक बच्चे को, जो टीचर है वो बच्चे को बता रही है, टीचर बच्चे को बता रही है कि भैया आप गलत हो, यहाँ पे आपके मार्क्स कम आए, पर क्यों आए ये बताना, और कैसे वो अच्छा कर सकता है, बेटर कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है, ये भी इवैल्यूएशन का ही पार्ट है। सिर्फ गलत बताना, या मैं ये कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ उनके ड्रॉबैक्स को, उनके वीक पॉइंट्स को बताना ही टीचर का काम नहीं है, इवैल्यूएशन की प्रतिक्रिया नहीं है, उसमें सुधार लाना भी बहुत ज्यादा एक इवैल्यूएशन की प्रतिक्रिया है। ये सब पॉइंट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इवैल्यूएशन अगेन मैंने आपको बताया कि इससे पक्का से पक्का क्वेश्चन आएगा ही। अब हम बात करेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की, रचनात्मक मूल्यांकन की। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, वो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जिसमें ये बताया जाता है कि जो इवैल्यूएशन रहेगा वो ड्यूरिंग द सेशन रहेगा, किसके दौरान रहेगा, सेशन के दौरान रहेगा, ठीक है, या प्रोसेस के दौरान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं हूं यहाँ पे, लाइव क्लासेस चल रही है, मैं और आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, एक टीचर एक स्टूडेंट है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर फीडबैक प्रोवाइड हो रहा है ना, एक ही साथ में कॉन्टिन्यूस फीडबैक प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको ये बता रही हूँ कि आप यहाँ पे गलत हो या आप यहाँ पे सही हो। क्लास के दौरान, जब क्लास के दौरान बताया जाता है, वो होता है रचनात्मक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जहाँ पे टीचर अपने आप उसी समय फीडबैक दे देती है, इंस्ट्रक्शन देती है तो उसी समय देती है, ऑन द स्पॉट, ठीक है, बच्चे को, ताकि जो बच्चा है वो लर्न कर पाए, वो समझ पाए, और वो अपने आप में चेंज लेकर आ पाए। समझ में आ गया सबको? इन सबको, कथाओं को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगेन मैंने आप सभी को बोला कि सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है, ये रटना नहीं है। ये आप तब करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आप तब पढ़ेंगे, ये लाइन लाइन बाय लाइन तब पढ़ेंगे जब आपको कुछ समझ में ही ना आ रहा, ठीक है। अगर सपोज करो मैं नोट प्रोवाइड करती आपको, तो आपको ये रट्टाफिकेशन करना पड़ता है, या आपको पढ़ना पड़ता। अब मैंने जो आपको समझाया ये समझ में आ गया, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन को चेंज भी कर देती हूँ ना इन केस,
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ अलग से आ भी गया तो आप इजीली कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने समझा है उस प्रतिक्रिया को। समझ में आया? फॉर्मेटिव क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन होता है जो ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग द क्लास होता है। जैसे कि जहां पर कॉन्टिन्यूस फीडबैक मिल रहा है, बच्चे को ऑन द स्पॉट फीडबैक प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, क्लास के दौरान ही बताया जा रहा है कि बच्चा कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है, वो कैसे अपने आप को डेवलप कर सकता है या कैसे वो चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है क्यूरिकुलम के बेसिस पे। ठीक। अब अगर मैं बात करती हूँ अगेन यहाँ पर, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, पोल आपको दे दिया मैंने, पोल्स होते हैं ना, ए बी सी, मैंने पोलिंग के थ्रू आपको क्वेश्चन पूछ लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, डिस्कशन के थ्रू आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, वन बाय वन कन्वर्सेशन के थ्रू मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ठीक है, बातचीत के थ्रू मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। तो ये सब क्या है? ये क्लास के दौरान हो रहा है, क्लास के बाद नहीं हो रहा है ये इवैल्यूएशन, क्लास के दौरान हो रहा है, क्लास के अंदर हो रहा है। ये होता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब आ जाते हैं हम समेटिव इवैल्यूएशन में, योग्यात्मक मूल्यांकन में। योग्यात्मक मूल्यांकन क्या होता है? योग्यता, सिंपल सी बात है भैया, योग्यता जाननी है। अब मैंने आप सभी को बोला कि आप सभी ने प्रिपेयर किया यूपीएससी एग्जाम के लिए, ये सब हम अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फॉर्मेटिव है। ठीक है, हमें जो तैयारी करनी है किसके लिए? समेटिव। हमें रिजल्ट अच्छा लाना है, रिजल्ट में हमें असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम क्लियर्ड होना चाहिए। वहां पर आपके रिजल्ट शो होगा तो आपको खुशी तब होगी, और वो रिजल्ट रिलायबल, आपको जॉब कब मिलेगी? जब आप वहां पे पास होगे, मेन एग्जाम में पास होगे। ये तो अभी आपका सिर्फ और सिर्फ लर्निंग हो रहा है ना, फॉर्मेटिव हो रहा है, ये सब फॉर्मेटिव है, ये आपका रचनात्मक है। लेकिन आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो? एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। जब आप अपना नाम वहां पे देखोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन चुके हो और आपने एग्जाम को क्लियर कर लिया और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो उसी के बेसिस पर, रिजल्ट के बेसिस पे जॉब लगेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको बोलेगा कि नहीं नहीं यार, आपने पूरी क्लास के दौरान बहुत अच्छे से किया था, कोई बात नहीं, आपको जॉब दे दी जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है, आपने क्लासेस बहुत अच्छे से ली, तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब उसके बेसिस पर मिलेगी, नहीं। योग्यात्मक, योग्य आप तभी बनोगे जब आपको विजिबल होगा रिजल्ट, जब वहां पे विजिबल होगा रिजल्ट कि आप पास हो। और आप फेल हो तो ऑब्वियसली फिर आपको क्या होगा? नहीं होगा ना, फॉर्मेटिव के बेसिस पे तो आपकी जॉब नहीं लगने वाली। तो समेटिव इवैल्यूएशन होता है आफ्टर द क्लास या आफ्टर द लर्निंग पीरियड। जब लर्निंग पीरियड खत्म हो जाता है, जब लर्निंग प्रोग्राम खत्म हो जाता है, उसके बाद जो फाइनल टेस्ट हो रहा है, जो फाइनल एग्जाम हो रहा है, उसके बेसिस पे जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखी जाती है, प्रदर्शन किया जाता है, ग्रेड दिया जाता है, उसको हम कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन, योग्यात्मक मूल्यांकन। अभी तक इसमें कोई परेशानी किसी को? देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, फाइनल एग्जाम, फाइनल प्रोजेक्ट, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पेपर आपका एग्जाम आ गया, तो ये अंतिम पॉइंट है, अंतिम होगा। ठीक है, क्योंकि आपने सब कुछ लर्न कर लिया, अब आपका एग्जाम होगा एक, और उसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट क्लास में भेजा जाएगा। ठीक है, और अगर आप उसमें फेल हो जाते हो तो आप उसी क्लास में रहते हो, यही होता है ना। कोई भी बच्चा अगर पढ़ रहा हो, अगर वो फेल हो जाता है तो उसी क्लास में रहता है, उसको नहीं शिफ्ट किया जाता नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्राइटेरियन रेफरेंस, भैया क्राइटेरियन रेफरेंस को सिंपल सी देसी भाषा में समझने की कोशिश करें कि 50%, मैंने बोला 50%, अभी जो मार्क्स हैं, मैंने बोला 50% जिसके भी आ रहे हैं वो सब पास है, उससे कम वाला सब फेल। तो ये मैंने क्या बना लिया? मैंने एक मांडित संदर्भ मैंने बना लिया, एक मैंने ऐसे संदर्भ बना लिया, एक रेफरेंस बना लिया, एक पॉइंट बना लिया कि भाई इसके हिसाब से ही रिजल्ट को देखा जाएगा। 50% है तो पास हो वरना फेल हो। वो क्या हो गया? क्राइटेरियन रेफरेंस, एक क्राइटेरिया दे दिया। हर एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को उसी स्टैंडर्ड से, उसी क्राइटेरिया से जज किया जा रहा है। 100 स्टूडेंट है ना आपकी क्लास में, सपोज करो 100 स्टूडेंट है, तो 100 की परफॉर्मेंस को 50% से ही कंपेयर किया जा रहा है। कोई ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है, नहीं। जो भी पास हो रहा है वो 50% के बेसिस पे हो रहा है। 50% है एक है तो पास, 50% नहीं है तो फिर फेल। समझ में आया? वो होता है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस, क्राइटेरिया बना दिया जाता है। जैसे कि कोई भी क्राइटेरिया होता है, जैसे 33% जो है क्राइटेरिया, वो पासिंग मार्क्स है, होता है ना ट्वेल्थ में, जो बोर्ड होते हैं ट्वेल्थ में 33%, 33% से किसी के भी नीचे आते क्या होता है? फेल कर दिया जाता है इसको या नहीं कर दिया जाता? तो वो हो गया क्राइटेरियन रेफरेंस। सिंपल सा आपने ट्वेल्थ वाला एग्जाम वाला पॉइंट देख लो, जहां पे स्टूडेंट की ना एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया से कंपेयर किया जा रहा है। अब जरूरी नहीं है सिर्फ नंबर की बेसिस पे ही कंपेयर किया जाएगा, हो सकता है आपकी क्वालिटी के बेसिस पे भी कंपेयर किया जा रहा हो।
हो सकता है कि क्वालिटी के बेसिस पे भी कंपेयर किया जा रहा हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैंने कंपेयर किया कि बच्चों की ना वेलनेस, जैसे कि बच्चों का वेलनेस प्रोग्राम होता है ना, वेलनेस मतलब ओवरऑल बेसिस पे, जैसे कि बच्चा किस तरीके से ग्रो कर रहा है, बच्चा किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, बच्चा किस तरीके से डेवलप कर रहा है। तो इसके बेसिस पे मैंने एक असेसमेंट किया, ठीक है, एक मूल्यांकन किया। अब मैंने देखा कि एक जो बच्चा है, ए बच्चा है, जो फर्स्ट बच्चा है, वो वेलनेस से कंपेयर करके वो फेल हो रहा है, तो मैंने उसे फेल कर दिया। सेकंड बच्चा है, मैंने ये देखा कि वो इंटरेक्ट भी अच्छे से कर रहा है, टीचर को आंसर भी अच्छे से दे रहा है और सारी चीजें उसकी तैयार है, मतलब सारी चीजें उसका क्रिएटेड है, ठीक है, वो अच्छे से काम कर रहा है हर चीज में, इंटरेक्ट भी कर रहा है, मार्क्स भी अच्छे ला रहा है, स्विमिंग में भी अच्छा है, डांसिंग में भी अच्छा है, सिंगिंग में भी अच्छा है, हर फेज में अच्छा है। तो क्या हुआ, मैंने उसको पास कर दिया। वो क्या होता है, फुल एग्जाम, यस, मैंने उसको पास कर दिया। वो क्या हुआ, वो हो गया क्राइटेरिया, समझ में आ गया। अब जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ नंबर से, मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ, अलग क्वालिटी के बेसिस पे भी टीचर इवेलुएट कर सकती है, क्राइटेरिया सेट कर सकती है, ठीक है। अब सपोज करो मैं उस बच्चे को फेल करूं जो इंटरेक्ट नहीं कर रहा सही से, जो बदतमीजी दिखा रहा है, सही बदतमीजी कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगी, उसको फेल कर दूंगी ना, अगर मैं उसके बेसिस पे जज कर रही हूँ। जजमेंट होता है ना, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के बेसिस पे होता है। अब होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। नॉर्म रेफरेंस जो है ना, नॉर्म, नॉर्म मतलब क्या होता है, नॉर्म का मतलब ऐसे भी क्या होता है, नॉर्म मतलब कोई भी नॉर्म्स, कोई भी, मैं बोलूं एक तरीके से स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, नॉर्म्स बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो नॉर्म है ना, ये जो नॉर्म है, यहाँ पे एक से दूसरे से कंपेयर किया जाता है। नॉर्म वो होते हैं जहाँ पे बच्चों को कंपेयर किया जाता है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पीपल के साथ या ग्रुप के साथ। अब मैं बोलूं कि एक बच्चा फर्स्ट आया, एक बच्चा सेकंड आया, एक बच्चा थर्ड आया, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की रैंकिंग कैसे आई होगी। देखो, फर्स्ट ने सपोज करो 98 परसेंटेज लिया, ठीक है, सेकंड वाले ने 97 लिया और थर्ड वाले ने लिया 96। अब ये जो 98 है, 97 है, 96 है, मैंने इनको रैंकिंग कैसे दी, परसेंटेज के बेसिस पे दी ना, कि 98 वाला फर्स्ट आएगा, 97 वाला सेकंड आएगा, 96 वाला थर्ड आएगा। मैंने क्या किया, कंपेयर किया होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चे को मैंने कंपेयर किया होगा कि यार नहीं, फर्स्ट वाले के मार्क्स ज्यादा है इसलिए पहली रैंक दो, सेकंड मार्क्स वाले के कम है तो इसलिए सेकंड रैंक दो, थर्ड से कंपेयर करूं तो थर्ड वाले के कम मार्क्स है तो थर्ड रैंक दिया, थर्ड से ये सेकंड वाला ज्यादा है तो उसको सेकंड रैंक दिया। फिर मैंने और भी स्टूडेंट से कंपेयर किया होगा, ऐसे ही काफी सारे स्टूडेंट से जब कंपेयर किया जाता है वो होता है नॉर्म। नॉर्म रेफरेंस एक एग्जाम्पल आप सभी देख सकते हो अपने एग्जाम में, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल लो, यूपीएचसीएससी, एसएससी, नेट एग्जाम, यूपी आपका यूपीएचसीएससी एग्जाम, मैंने आपको बोला है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो भी एग्जाम है, एचपीएससी, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालो, सब में नॉर्म रेफरेंस हो रहा है। नॉर्म रेफरेंस क्या हो रहा है, एक बच्चे से दूसरे को कंपेयर किया जा रहा है। एआईआर, ऑल इंडिया रैंकिंग, कैसे निकलता है, तभी निकलता है ना कि भैया पहले रैंक में कौन आया, सेकंड में कौन आया, थर्ड में कौन आया, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, तो वो नॉर्म रेफरेंस हो, ठीक है, मानक यस। और मैं चाहती हूँ यूपीएचसीएससी एग्जाम में एआईआर हमारे एचएन अध्ययन से कोई ना कोई बने जरूर, ठीक है। आप सभी को डट के मेहनत करनी है, कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, कोई भी आपको लगता हो कि ये चीज मेरी कंप्लीट नहीं हो रही है या इसमें थोड़ा-सा मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कॉल कर सकते हैं आप, आपको पता ही है नंबर तो आपके पास है ही, ठीक है? कॉल करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन आई वांट कि हमारा एआईआर रैंकिंग होना चाहिए। एचएन अध्ययन के ही प्लेटफ़ॉर्म से कोई ना कोई बनना चाहिए। क्योंकि हम यही चाहेंगे कि आप सभी का एग्ज़ाम क्रैक हो बस, और हमें इससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है? तो आप सभी प्रॉमिस करिए कि आप सभी का जो भी एग्ज़ाम मतलब होगा, ये वाला एग्ज़ाम होगा आपका जीएस में, या मतलब आप ओवरऑल सब्जेक्ट की बात करेंगे, जीएस में तो नहीं, ओवरऑल सब्जेक्ट में आपका एआईआर रैंकिंग होना चाहिए, ठीक है? मेहनत करो उसके लिए। परफॉर्मेंस असेसमेंट, प्रदर्शन मूल्यांकन क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट अलग है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब देखो, कहीं न कहीं मैं ये कह सकती हूँ, जो परफॉर्मेंस असेसमेंट होता है ना, वो फॉर्मेटिव की बेसिस पे है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेटिव जो रहेगा ना, फॉर्मेटिव क्या है? ड्यूरिंग द सेशन। परफॉर्मेंस मतलब ओवरऑल बेसिस पे, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, स्किल्स बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब एक तरीके से परफॉर्मेंस ना फॉर्मेटिव और असेसमेंट और समेटिव दोनों का पार्ट है, मतलब रचनात्मक और योग्यात्मक दोनों का ही मिश्रण है। कोई मुझे बता सकता है कैसे? देखो,
फॉर्मेटिव के दौरान भी आपकी परफॉर्मेंस हो रही है, सबमिटिव के दौरान भी आपकी परफॉर्मेंस हो रही है, लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आ रहा है भाई आपका टास्क कंप्लीट हो रहा है ना, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, वो सबमिटिव हो गया। ठीक है, आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो, वो आपका फॉर्मेटिव हो गया। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है, वो होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट। आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपका वर्किंग, आपका बिहेवियर, आपका हैबिट्स, ये सब देखा जाता है, तो वो परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, बिल्कुल। प्रदर्शन मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, भाई डायग्नोस्टिक तो मैंने कितनी बार बता दिया, यूट्यूब पे भी जो सेशंस लेते हैं, जो हम सेशंस करते हैं, उसमें भी आप लोगों को मैंने बताया था। निदान 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 करना मैंने वही बताया कि डायग्नोस करना, ये तो मैंने बता दिया स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है आपके सब्जेक्ट्स में, मतलब आपका अच्छा है टीचिंग रिसर्च, ठीक है, आईसीटी अच्छा है, लेकिन आपका वीकनेसेस पे भी बताना होता है टीचर को। टीचर ये भी बताए कि वीक पॉइंट कौन सा है, जैसे मैथ्स है, जैसे किसी का होता है हिस्ट्री, किसी का ज्योग्राफी है। तो अब टीचर उसको कैसे हेल्प कर सकती है स्टूडेंट को, कैसे, बता तो दिया वीकनेस है, लेकिन उनको कैसे रेमेडी के बेसिस पे आपको बता सकती है कि आप इसको कैसे अच्छा करोगे, इस समस्या को कैसे आप अच्छा कर सकते हो, अपनी वीकनेस को कैसे आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये टीचर का काम होता है, और वो होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, सिंपल सी बात है, निदान देना, निदान कर। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक एक एक ऐसा इवैल्यूएशन है जो आपको करंट से प्रीवियस परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे देखा जाता है। फॉर एग्जांपल कि भाई लास्ट टेस्ट में आपके मार्क्स 20 में से कितने आए थे, 20 में से आए थे, सपोज करो 20 नंबर का पेपर था, 20 में से आपके 10 आए पहले वाले टेस्ट में। ठीक है, सेकंड में आपने इंप्रूव किया, चलो आप ले आए 12। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा नहीं यार, बच्चा बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है ना वो बढ़ रहा है। ठीक है, एटलीस्ट मैं प्रीवियस से जो पास्ट वाला है उसको मैं करंट से देख रही हूँ, तो बच्चे ने अच्छा करा है। ठीक है, भले ही 2 नंबर ज्यादा लेकर आया, लेकिन एटलीस्ट इम्प्रूव तो किया ना बच्चे ने। वो होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब होता है ऑफ द सेल्फ, मतलब स्वयं का, खुद का। यहाँ पे जो असेसमेंट होगा ना, वो आपका असेसमेंट तो होगा, लेकिन अलग अलग टेस्ट के बेसिस पे और अलग अलग इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे। यहाँ पे हर एक बच्चे की परफॉर्मेंस जज की जाती है उसके पास्ट परफॉर्मेंसेस से, पिछले प्रदर्शनों से। वो होता है स्पेसिफिक, कंपेयर किया जाता है, पीछे उसने कैसा परफॉर्म किया, पीछे उसने कैसा परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। वो होता है आपका स्पेसिफिक। समझ में आ गया? अब चलते हैं हम सीसी पैटर्न पे। ठीक है, सीसी पैटर्न क्या होता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि ये जो इवैल्यूएशन है, इसमें जो असेसमेंट हो रहा है, ये जो मूल्यांकन है, इसमें आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया था ना, आरईए एक्ट आया था जो आपका 2009 में, उसमें इसको डेवलप किया गया, उसमें इसको घोषित किया गया। किसने ये डेवलप किया है, तो ऑब्वियसली सीबीएसई ने। ठीक है, सीबीएसई ने इसको डेवलप किया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ इन इंडिया। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में ने भी इसको एड ऑन कर दिया। अब ये नहीं है कि सिर्फ पब्लिक और पब्लिक स्कूल्स में होगा, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों में ही ये एप्लीकेबल है। ठीक है, मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, जो रेगुलरिटी के बेसिस पे हो। अब मैं एक एक मीनिंग बता रही हूँ। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत विकास हो रहा है। ठीक है, निरंतर विकास हो रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है डेली बेसिस पे, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। ठीक है, टीचिंग और लर्निंग हो रही है साथ साथ, आज पढ़ाया आज याद हुआ, आज पढ़ाया आज याद हुआ, कल पढ़ाया कल याद हुआ, उससे अगले दिन पढ़ाया तो उसी दिन याद हुआ। वो होता है आपका कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और इवैल्यूएशन भी हो रहा है, टीचर का इवैल्यूएशन भी हो रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, सेकंड टर्म है कॉम्प्रिहेंसिव, पहले कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव है ना, तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ओवरऑल, सब तरीके से। अगेन मैंने बोला एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक। ठीक है, स्कॉलिस्टिक और पोस्ट स्कॉलिस्टिक, मतलब शैक्षिक और शैक्षिक तरीकों से, पढ़ाई के तरीके से भी देखा जाएगा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बेसिस पे भी देखा जाता है। वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, यहाँ पे अगेन मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरीके से इवैल्यूएशन होता है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, समग्र विकास हो रहा है, उसके योगदान में जो आपके लर्नर्स है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होना चाहिए उनका। होलिस्टिक, होलिस्टिक मतलब ओवरऑल, ऑल राउंड डेवलपमेंट, हर एक फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, हर एक तरीके से होना चाहिए।
सीसी क्या देखता है, सीसी वैसे भी सीसी आपको पता है कि क्यों आया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे 98% आई किसी की और 98.5% परसेंटेज आई, ठीक है, एक की आई 98, एक की आई 98.5, भाई कितना 0.5 का ही फर्क है ना, तो उसको फर्स्ट रैंक दे दिया जाता था, उसको सेकंड रैंक। अब यहाँ पे सीसी की वजह, सीसी इसीलिए आया क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर कॉम्प्लेक्स फील होता था, सुसाइड बहुत ज्यादा होता था, मेंटल प्रेशर बहुत होता था, पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज्यादा होता था, तो बच्चा ना उस तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाता था, इसीलिए सीसी पैटर्न को लाया गया सीबीएसई के द्वारा, ताकि बच्चा इस तरीके से किसी भी तरीके से मेंटली प्रेशराइज ना हो। इसके बाद किसकी क्लास है? शायद हिस्ट्री की है, हिस्ट्री वाले सब सर की क्लास है मेरे ख्याल से। ठीक है, एक बार आप ना पूछ लेना एक बार सर से, आपको सर ना वहाँ पे रिवर्ट कर देंगे ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। हाँ, मैं कहाँ पे थी, यहाँ पे ओवरऑल वही है, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली अलर्ट की वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों को ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फील होता था, तो सीसी पैटर्न के जरिए ही यहाँ पे ए प्लस ग्रेडिंग ग्रेडिंग के तौर पे यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे 98 किसी की परसेंटेज है तो उसको भी ए प्लस ग्रेड दिया जा रहा है, 98.5 परसेंटेज है तो उसको भी ग्रेडिंग दी जा रही है, ए प्लस। ठीक, क्लियर। हाँ जी, लर्नर यहाँ पर क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट को, अपने हॉबीज को डेवलप करते हैं पर्सनालिटी के बेसिस पे, ठीक है। ऑब्वियसली इंटरेस्ट, हॉबीज, पर्सनालिटी यहाँ पे सीसी पैटर्न के द्वारा डेवलप हो रही है, ठीक है। लर्नर फ्रेंडली एनवायरमेंट हो जाता है, यहाँ पे स्टूडेंट लर्न करते हैं ज्यादा से ज्यादा, ऑब्वियसली लर्निंग हो रही है, ठीक है, सीखने की जो अनुकूलित प्रतिक्रिया है वो बढ़ रही है, वातावरण बढ़ रहा है, ठीक है, क्रिएटिव स्किल्स बढ़ रही है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बढ़ रही है, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव मतलब रचनात्मक और अवलोचनात्मक जो सोच है, कौशल है, वो डेवलप हो रही है, वो स्किल्स डेवलप हो रही है। समझ में आया सबको? ठीक है, इसी में इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? चलिए, ये दो क्वेश्चन कर लीजिए, फिर समाप्त हो जाती है क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड है टीचिंग का? मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था, शायद कल लास्ट क्लास जो हुई थी हमारी उसमें बताया भी था। अब जो हमारा सेशन है ना, मैं आपको बता देती हूँ अब क्या क्या बचा हुआ है। स्वयं, स्वयं प्रभा, ये सब करना है हमें। ठीक है, स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, मूक हो गया, और हमारा सीबीसीएस, बस। और क्या पढ़ोगे आप? और थोड़ा बहुत मैं ना कुछ आप लोगों को ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग बता दूंगी थोड़ा सा, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है और मॉडर्न क्या होता है, ठीक है, ट्रेडिशनल मॉडर्न। उसके बाद कल जो रहेगा, ये टॉपिक सुनने के बाद हम करने वाले हैं क्या, हम करने वाले हैं एमसीक्यूज। मैंने अगेन आपको बोला ज्यादा से ज्यादा कल एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन में लेकर आऊंगी, बाकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि कल आपका लास्ट टीचिंग का सेशन रहेगा। ओके, बेस्ट मेथड ऑब्वियसली डेमोन्स्ट्रेशन, बिल्कुल सही है। डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रदर्शन करना सबसे बेस्ट मेथड है, और अगर ज्यादा तादाद में बच्चे हो तो तब बेस्ट कौन सा हो जाएगा, लेक्चर मेथड। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बहुत सारी बार। आठवां क्वेश्चन, वाइल डिलीवरिंग लेक्चर इफ देयर इज सम डिस्टर्बेंसेस इन द क्लास, तो टीचर को क्या करना चाहिए? व्याख्यान देते समय यदि शिक्षा में कोई व्यवधान हो जाए तो शिक्षण को किस तरीके से करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए? एट्थ का सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंसेस होगी तो पहले तो टीचर शांत होगी,
क्योंकि और ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे ना। पनिश तो नहीं करना ना, बच्चे को हम पनिश नहीं कर सकते, है ना? यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस्ट ऑप्शन को खोजने की कोशिश करें। मोटिवेट तो नहीं करेंगे डिस्टर्बेंसेस को कि नहीं, नहीं शोर मचाओ, हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है? ये भी नहीं हो किसी भी तरीके का जो परवाह है वो भी नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही परवाह ना हो, तो ये भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमें थोड़ी देर के लिए शांत रहना है, उसके बाद हमें कंटिन्यू करना है। समझ में आ गया सबको? तो जो भी कॉन्सेप्ट अब बचे हैं, जो कल वाले सेशंस के रहेंगे, वो यही हैं स्वयं, स्वयंप्रभा, मूक एंड सीबीसीएस। और मैं मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड के बारे में थोड़ा-सा आपको ना बता दूँगी कि ये होता है। बाकी और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल हमने टीचिंग को कंप्लीट कर लिया है। हमें करना होगा फिर क्या? फिर हमें क्वेश्चन्स को करना पड़ेगा, तो 20 से 25 क्वेश्चन्स कल हम करेंगे और ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा-सा पढ़ लेंगे बस। अच्छे से नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं। यस, समझ में आ गया? ठीक है? थोड़ा-सा क्वेश्चन को ना एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ा करो, फिर आंसर किया करो, ठीक है? चलिए, अब बताइए कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम वाइंड अप करते हैं, बाकी तो यही है सिर्फ बस। इसकी पीडीएफ इसकी जो पीडीएफ है वो अटैच हो जाएगी अभी, क्लास ओवर होते ही, ठीक है? पीडीएफ अटैच कर दूँगी क्लास ओवर होते ही। चलिए फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं वाइंड अप करती हूँ फिर सेशन को, बिकॉज़ आप होपफुली आप सभी को कोई परेशानी नहीं है इस पूरे सेशन के दौरान। अगर कोई भी डाउट है तो आप सभी टेलीग्राम चैनल पे तो हैं ही, आप वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बताइए कोई समस्या है, कोई परेशानी? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। जल्दी से सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लें क्लास को। एम आई ऑडिबल? सबको क्लियर हूँ मैं? सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। जल्दी से सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लें। होप आप सभी को नोटिफिकेशन आ ही गई होगी, मिल ही गई होगी कि जो आज की क्लास होगी वो आप सभी की आज थोड़ी सी मैं जल्दी कर रही हूँ, ठीक है? जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाओ भाई, फटाफट पहले तो। एवरीवन फटाफट से। एंड सब मुझे बताइए कि आप सभी लाइव हैं? चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं सेशन को। ज्यादा देरी ना करते हुए आज मुझे आप सभी को बताना है यूनिट डे 4 में आ चुके हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड में। टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने आप सभी को बताया था कि भाई सारे कॉन्सेप्ट्स ओवरऑल कंप्लीट हो चुके हैं, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप सभी को मुझे बताने हैं, कराने हैं। तो वही हम करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन की।
ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात अगर मैं करती हूँ तो वो क्या होता है, पारंपरिक एजुकेशन जो पहले से चलता आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि क्लासरूम में जो स्टडी हो रही है बैक टू बेसिक्स हो गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक। साथ ही साथ हम इसको कस्टमरी एजुकेशन भी कहते हैं, मतलब प्रथागत। प्रथागत शिक्षा जो होती है वो भी ट्रेडिशनल एजुकेशन को कहा जाता है, जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, जो कस्टम्स पे बेस्ड होती है, जहां पर स्कूल एजुकेशन, जहाँ पे चॉक एंड टॉक मेथड हो रहा है प्रॉपरली, मतलब जो वे ऑफ टॉकिंग, जो वे ऑफ टीचिंग होगा ना, वहां पे मेमोराइजेशन, रेसिटेशन, इस सब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाएगी। यस, हाय पूजा, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द क्लास। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या होती है, आप सभी को समझ में आ गया होगा, जो पहले से चलती आ रही है, हमारे फादर के टाइम से, उनके फादर के टाइम से। भाई हमेशा जो एजुकेशन स्टार्ट हुई है वो क्या हुआ है, उसमें चॉक एंड टॉक हुआ है, जहां पर टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन है, वो है ट्रेडिशनल। जहां पे एक्सपर्ट को नॉलेज है, जहां पे टीचर्स को नॉलेज है, लेकिन वो पुराने जमाने से चलते हुए आ रहे हैं, ओल्ड फैशन वे उन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, जहां पर वो बोल रहे हैं कि मेमोराइज करो, रट्टाफिकेशन करो, ठीक है, टॉपिक्स को समझो, टॉपिक्स को क्लियर आउट करो, लेकिन चॉक एंड टॉक बेसिस पे, मतलब क्लासरूम के अंदर अंदर। और पुराने जमाने से जो स्टेब्लिश है, कस्टम्स पे बेस्ड, जहां पर बोला जाता है कि स्टूडेंट्स को चॉक एंड टॉक के थ्रू पढ़ना पड़ेगा, स्लेट से। पहले जमाने में क्या होता, स्लेट पे पढ़ना पड़ता था ना, वहां पे चॉक चॉक से स्लेट के थ्रू स्टूडेंट्स पढ़ते थे, जैसे ए बी सी इस तरीके से लिखते थे ना। तो वैसे ही जो चलता आ रहा है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी इम्प्रोवाइजेशन, कोई भी चेंज नहीं होगा, वो होता है ट्रेडिशनल एजुकेशन। ठीक है जी, तो इसके अलग अलग आपको ना नेम्स भी पता होने जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बोला, बैक टू बेसिक, कन्वेंशनल, कस्टमरी, मतलब पारंपरिक हो गया, प्रथागत शिक्षा हो गया। ठीक है, अगेन मैं आप सभी को यहाँ पर बोलूंगी, वही है ब्लैक बोर्ड, जहां पर स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, लेक्चर के थ्रू समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। वही होता है आपका क्या, वही होता है आपका ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग, जहां पर टीचर सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि पास हो जाए एग्जामिनेशन। टीचर पढ़ाती है लेक्चर के थ्रू, टीचर पढ़ाती है टेक्स्ट बुक के थ्रू, बुक्स के थ्रू, इंडिविजुअल राइटिंग असाइनमेंट्स के थ्रू। ठीक है, उनका ये मकसद नहीं होता है कि भैया बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बस पास हो जाना चाहिए बच्चा, रट्टाफिकेशन के थ्रू नोट्स बनाए, तैयारी करे, लेकिन मेमोराइजेशन के थ्रू, रोट लर्निंग के थ्रू। पारंपरिक उद्देश्य जो है वो वही होता है, किसका, किसका, यहाँ पे कन्वेंशनल लर्निंग का, ट्रेडिशनल लर्निंग। समझ में आ गया। जैसे कि मैंने वही आपको बोला, पारंपरिक जो सहायक प्रणाली होती है वो क्या होता है, ब्लैक बोर्ड हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, चार्ट्स हो गया, इमेजेस हो गया, जो मतलब पहले जमाने से आ रही, डिक्शनरी हो गया आपका, इंसाइक्लोपीडिया हो गया, ठीक है, विश्वकोश हो गया, मतलब ड्राइंग, आपके बुक्स हो गए, वर्क बुक्स हो गए, सब कुछ आपके पुराने जमाने से चलते रहे। फ्लैश कार्ड्स हो गया, फ्लिप कार्ड्स हो गया, जैसे चित्र बनाकर, है ना, इस तरीके से रिलेट किया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन वो पहले के जमाने से चलता आ रहा है। वो होता है ट्रेडिशनल टीचिंग मटेरियल। अब हम बात करेंगे मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड मटेरियल। अभी मुझे ना कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यूज भी कराने हैं। अगर आप सभी को मतलब थोड़ा-सा लगे मैं फास्ट चल रही हूँ, प्लीज़ मुझे आप रोक लेना और मुझे बोल देना कि मैम आप थोड़ा-सा फास्ट चल रही हूँ। क्योंकि अगेन ये आपको पता होगा कि ये क्रैश कोर्स है ना? क्रैश कोर्स है, इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपका इस सेशन में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो रह गया है वो तो हो ही हो, साथ ही साथ 30 एमसीक्यूज़ भी हम करें, इसी क्लास के अंदर-अंदर। तो इसलिए थोड़ा-सा मैं फास्ट चल रही हूँ। ठीक है जी। पीडीएफ ऑलरेडी अटैच हो चुकी है, अगर एक ही पीडीएफ मुझे अटैच करनी है वो भी मैं इसमें अटैच कर दूँगी एमसीक्यू। ठीक है? मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग की अगर मैं बात करती हूँ, आधुनिक और क्या है, आईसीटी बेस्ड टीचिंग की बात करते हैं, जैसे मोबाइल टीचिंग हो गया, मोबाइल के थ्रू आप पढ़ पा रहे हो ना, ऐप के थ्रू आप पढ़ रहे हो, आपको किसकी जरूरत है, नेट की जरूरत है, मतलब वाईफाई की जरूरत है आपको, आपको फोन की जरूरत है, ठीक है, इंटरनेट की जरूरत है। तो यही इसी की वजह से आपका मॉडर्न वे ऑफ हो रहा है ना। मॉडर्न वे क्या होता है, आईसीटी बेस्ड, जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर स्टूडेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने घर पे बैठ के, ठीक है, लर्निंग कर रहे हैं अपने घर पे बैठ के। समझ में आया। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को ले रहे हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के ट्रेंड में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, उसी क्लासरूम में नहीं रह रहे हैं, क्लासरूम को हटा रहे हैं और धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एजुकेशन को सपोर्ट किया जा रहा है। वो होता है जैसे कि कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है, अगेन मैंने आपको बोला टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हो आप, लैपटॉप्स का यूज कर रहे हो, स्मार्ट बोर्ड्स के थ्रू आप पढ़ रहे हो, पावर पॉइंट के थ्रू, जैसे पीपीटी के थ्रू मैंने यहाँ पे आपके लिए ये जो बनाए हैं, क्रिएट किए हैं पीपीटीज वगैरह, इसके थ्रू आप समझ रहे हो, माइक्रोफोन्स के थ्रू आप पढ़ रहे हो, है ना, मतलब माइक्रोफोन्स लगा रहे हो, ईयरफोन्स के थ्रू आप समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो,
लैब डिजिटाइजेशन हो रहा है, प्रयोगशाला का शिक्षण हो रहा है, मूल्यांकन भी हो रहा है, फीडबैक भी आपको मिल रहा है, लेकिन ऑनलाइन के थ्रू। लेकिन लेकिन एजुकेशन में भी ई लर्निंग के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गया? सब कुछ वैसा चल रहा है, लेकिन सब कुछ घर बैठे हो रहा है आपका। सब कुछ घर बैठे हो रहा है। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होगा? देखो, फिफ्थ क्लासरूम ना कुछ भी नहीं है, जिसमें क्या बोलती है टीचर, जैसे सपोज करो मैंने आज आपको बोला कि मैंने ये वाला टॉपिक कल कराऊंगी, तो आप क्या करोगे? उसके बारे में मैंने बोला थोड़ा सा पढ़ के आना। सपोज करो मैंने बोला करप्शन के बारे में ना थोड़ा सा पढ़ के आना, मैं उसके बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज देने वाली हूँ। तो अब आप क्या करोगी जी? आप क्या करोगे? आप यही करोगे ना कि डिटेल्ड नॉलेज के लिए थोड़ा सा ये करोगे, जाकर पढ़ोगे पहले करप्शन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेने वाले हो, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ोगे। वो होता है फ्लिप्ड क्लासरूम, जहां पर टीचर ने क्या किया, जहाँ पे टीचर कह रही है कि भई पढ़ के आ जाओ थोड़ा-सा, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आए अगली क्लास में। ठीक है? वो हो जाता है आपका फ्लिप्ड क्लासरूम। गुड आफ्टरनून, लेट हो गई, सॉरी ज़ेबा। इट्स ओके ज़ेबा। देखो, ये इतना टेंशन मत लो, आप सभी को नोट्स वगैरह मिल रहे हैं, बहुत ईज़ी है, सब कुछ प्रॉपर्ली आपको सब कुछ मिल रहा है, समझा रही हूँ मैं, कोशिश ये कर रही हूँ कि क्विकली आप सभी का रिवीजन हो जाए। बस आप ना क्लासेस लिया करो गाइज़। मैंने आपको अगेन बार-बार यही कहा है, मेरी क्लासेस लोगे तो आपका उसी दिन, उसी समय तैयारी हो जाएगी। आपको दोबारा बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको दोबारा नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब समय भी बहुत कम है। ठीक है? अगर आपका एग्ज़ाम 16 या 17 को होता है, या फिर उसके बाद भी होता है, चलो अगर 16-17 को ना होके 1 हफ्ते बाद हो रहा है, ठीक है? तो भी भई आपकी तैयारी हो रही है, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि अब आप सब कुछ प्रीवियसली पढ़ो और रटो, है ना? तो अब आपको रिवाइज़ करना है सिर्फ। ठीक है? डिजाइनिंग थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग, जिसमें कि आपको क्या रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको बताया जाता है। ठीक है? डिजाइनिंग, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, जैसे आपको प्रोजेक्ट दे दिया। जैसे मैंने सपोज करो मैंने आपको बोला कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर ना कुछ पढ़ के आना। करप्शन, चलो एक प्रोजेक्ट दे दिया। या मैंने बोला एम्प्लॉय जो होते हैं ना, वर्किंग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के बीच में जो एंगेजमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है? एम्प्लॉय के बीच में जो बातचीत हो रही है, या जो कलीग्स के बीच में जो टीम बनाई जाती है, उसके बारे में थोड़ा-सा आप लोग स्टडी करके आना और प्रोजेक्ट तैयार करके आना। ठीक है? तो अब आपके आइडियाज़ डेवलप होंगे ना कि एम्प्लॉइज़ कैसे डेवलप करते हैं, एम्प्लॉइज़ का क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए, किस तरीके से वो उनका क्यूरियोसिटी डेवलप होता है ना? मतलब इतना सारी चीज़ें ना आप लोग के माइंड में क्लिक होंगी। आप ये वाला पॉइंट भी लिखोगे, ये भी लिखोगे, ये भी लिखोगे। तो क्या हुआ? वहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग हुई, क्रिएटिव आइडियाज़ आपने निकाले। क्यों? क्योंकि आपने खुद सोचा उसको। ठीक है? माइंड मैपिंग, आपने खुद से ही लर्निंग टूल्स बनाए, माइंड को मैप किया, अपने दिमाग के अंदर क्या देखा, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में समझने की कोशिश की। पहले खुद समझा आपने उसको, फिर आपने टीचर के थ्रू उसको समझा। ठीक है? मतलब समझ में आ रहा है? वो माइंड मैपिंग हो रहा है, गेमिफिकेशन। गेम्स के थ्रू आप समझ रहे हो। जैसे मैंने सपोज़ करो कि क्विज़ेज़ दे रही हूँ, लेकिन प्ले के थ्रू दे रही हूँ। मैंने बोला हम एक प्ले करेंगे, हम एक गेम खेलेंगे, जैसे बच्चों के लिए गेम्स होते हैं ना, मैंने बोला बच्चों को कि भई हम एक गेम खेलेंगे एंड उसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे, और मैं ये चाहूँगी कि आप सभी को एबीसीडी आती है या नहीं आती। तो मैंने क्विज़ के थ्रू उनको गेम खिलाया, और कोई बच्चा फर्स्ट आया तो मैंने बोला आपको चॉकलेट मिलेगी। तो ये क्या है? ये गेमिफिकेशन है, जिसके थ्रू बच्चे को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, प्ले के थ्रू, मतलब सिखाया जा रहा है, लेकिन गेमिफिकेशन के थ्रू, गेम्स के थ्रू। ठीक है? ताकि उसके दिमाग में ना चीज़ें क्लिक होती रहे। इसके बाद होगा कल से रिसर्च। गुड आफ्टरनून संगीता, वेलकम टू द क्लास। हाँ, इसके बाद होगा कल से रिसर्च। मैं आज आप सभी को 30 क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ। आज ना बहुत थोड़ा-सा लंबी क्लास चलेगी, इसलिए भी शायद थोड़ा मैंने जल्दी ले ली क्लास, स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप सभी का ना सब कुछ कॉन्सेप्ट हो जाए, कॉन्सेप्ट के साथ-साथ एमसीक्यूज़ भी हो जाए। इसमें किसी को कोई समस्या है तो बताइए। आईसीटी बेस्ड टीचिंग, जिसमें वर्चुअल रियलिटी हो गया, वर्चुअल लैब्स हो गया, जैसे वर्चुअली आपको लैब्स के थ्रू लैब्स में दिखाया जाता है, उसका आभास कराया जाता है, ठीक है? प्रयोगशालाएँ होती हैं, जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि इस तरीके से होगा तो इस तरीके से करेंगे। अगर ये पॉइंट है तो आप कैसे उसको डील अप करोगे, तो उस तरीके से लैब्स बनाए जाते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर को ये बताया जाता है ना, टीचर जो स्किल्स होती है, ट्रेनिंग होती है, उसमें ये बताया जाता है, सपोज करो कि भई आपके सामने एक बच्चा है, वो थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है, तो अब आप क्या करोगे? आप पढ़ाई कराओगे, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझोगे? तो वहाँ पे बताया जाता है, इस तरीके से आपका क्राइटेरिया होगा, तो उस समय आप कैसे रिएक्ट करोगे, या आप गुस्सा तो नहीं करोगे? तो भैया ये सारी चीज़ें लैब्स के थ्रू समझाई जा रही हैं। ओपन रिसोर्सेज़ आपको मिल रहे हैं। ओपन रिसोर्सेज़ मतलब आपको गूगल के थ्रू आपको डिफरेंट डिफरेंट संस्थान हैं, जो आपको रिसोर्सेज़ प्रोवाइड कर रही हैं, जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, वो सब चीज़। क्लियर? और क्लियर? ठीक है। चलिए,
आईसीटी बेस्ड डिवाइसेस, आईसीटी बेस्ड डिवाइसेस सिंपल सी बात है भैया, जब आप आईसीटी का यूज कर रहे हो तो आपको लैपटॉप चाहिए, आपको ऑनलाइन पजल्स हो गया, ठीक है, ई लर्निंग, जो भी चीजें हो रही है इंटरनेट के थ्रू हो रही है, आपके लैपटॉप के थ्रू हो रही है, आपके सिस्टम के थ्रू हो रही है, आपके फोन के थ्रू हो रही है, आईसीटी में फोन भी आ जाता है, ठीक है, मोबाइल फोन के थ्रू हो रही है, राइट। जैसे आप सीडीज के थ्रू पढ़ रहे हो, गेम्स के थ्रू पढ़ रहे हो, विजुअलाइज के थ्रू पढ़ रहे हो, देख रहे हो ना, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू आप पढ़ रहे हो, है ना, ऑनलाइन गेम्स के थ्रू पढ़ रहे हो, ई लर्निंग कर रहे हो, ई रीडर आपने देखा होगा, ई रीड जब हम करते हैं, ठीक है, तो हम नोट्स को पढ़ रहे हैं, ई रीडर के थ्रू आप पढ़ रहे हो, आपने नोट्स ले लिए, जैसे कि अगर आप एच एन अध्ययन से नोट्स लेते हो तो पढ़ते हो ना पीडीएफ फॉर्म में, फोन से ही पढ़ रहे हो सारी चीजें, तो वो सब क्या आईसीटी बेस्ड, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट की सुविधा, आपका फोन या आपका लैपटॉप सिस्टम होना चाहिए, बस उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। सीबीसीएस क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सीसी पैटर्न, अब हम पढ़ते हैं सीबीसीएस। सीबीसीएस होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। जैसे कि आप सभी को पता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया, और ये कब इंट्रोड्यूस किया तो आप सभी को पता होना चाहिए, 2014 में इंट्रोड्यूस किया था, 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था सीबीसीएस को। क्यों? क्योंकि अगेन जैसे सीसी पैटर्न के टाइम पे क्या हुआ था, वही सीबीएसई के दौरान उस समय बहुत ज्यादा सुसाइड केसेस होते थे, तो अगेन यहाँ पर भी ना बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को ना ये लगता था यार ये फर्स्ट क्यों आ गया, मेरा फ्रेंड उससे ज्यादा मुझसे मार्क्स इतना क्यों ले आया, है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स फील होता था बच्चों को, तो इसीलिए सीबीसीएस को लेकर आए, एक ये रीजन था। दूसरा एक रीजन ये था कि भाई बच्चे को अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट चुनने का पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, अगर बच्चा है तो भाई वो पोस्ट ग्रेजुएशन में है, ठीक है, वो पीजी में है या ग्रेजुएशन में है, तो वो बच्चा अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को चुने, सब्जेक्ट्स को सुने। जैसे कि सपोज करो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होगा पीजी में, एग्जाम्पल दे रही हूँ, या हिंदी होगा, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे ना, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें से आप चुनते होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एमबीए किया है, ठीक है, मैंने एमबीए में हमने जो मेरा था कोर सब्जेक्ट था वो मेरा एचआर था, और जो माइनर सब्जेक्ट था वो मेरा क्या था, मार्केटिंग था, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला गया था भैया, हमें बोला था कि एचआर से ना, एचआर में आपने कुछ 5-7 सब्जेक्ट दे दिए थे, उसमें से आप 5 सब्जेक्ट को चुन लो, 7 सब्जेक्ट है 5 को चुन लो, ठीक है, मतलब 2 को हटा दो, अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट आप चुन लो, जिसमें आपको लगता है कि आपको आपका मतलब डेवलपमेंट होगा आगे जाके फ्यूचर में, तो आप वो चुनो, ठीक है, एचआर में भी और मार्केटिंग में भी यही कहा गया था, तो हमने वो अपने हिसाब से चुना, इसीलिए सीबीसीएस लेकर आए, क्योंकि हम उसमें चॉइस कर पाए, बच्चा उसमें अपने हिसाब से चॉइस कर पाए, और बच्चे को यहाँ पे किसी भी तरीके का बर्डन ना लगे, पढ़ाई पढ़ाई को हमें बर्डन नहीं बनाना, ठीक है, पढ़ाई को हमें मार्किंग स्कीम को भी इन्होंने कन्वर्ट किया। क्यों? मार्किंग स्कीम में ए ग्रेडिंग, बी ग्रेडिंग, ग्रेडिंग सिस्टम को अप्लाई कर लिया। क्यों? क्योंकि अगेन मैंने आपको बोला, बच्चे को हमेशा लगता था यार मेरे फ्रेंड के मार्क्स इतने ज्यादा क्यों आ गए, या सपोज करो 98.5% है, किसी के 98 है, तो अब क्या होगा, सब दोनों को ए प्लस मिलेगा ना, ऐसा तो नहीं है भाई इसके मार्क्स 0.5 थे तो वहां पे शो करेंगे, नहीं, ग्रेडिंग सिस्टम को ऑप्ट करने की बात की सीबीएसईएस में। सीबीसीएस बहुत अच्छा एक बहुत ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म निकला, या मैं बोलूंगी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव निकला, जो यहाँ पे यूजीसी के द्वारा पब्लिश किया गया, यूजीसी के द्वारा निकाला गया, इंट्रोड्यूस किया गया। समझ में आया? क्लियर हो गया? यहाँ पे क्रेडिट भी दिए गए, ये एक बहुत अच्छा सीबीसीएस ने बहुत अच्छा एक और मैं बोलूंगी एडवांस लेवल पे बढ़े, और यहाँ पे ये भी बताया कि भैया क्रेडिट्स, अब ये क्रेडिट्स का सीन क्या होता है मैं बता देती हूँ आप सभी को। आप सभी ने देखा होगा कि क्रेडिट्स देना मतलब एक एग्जाम्पल होता था ना, आप लोग 11th 12th की बात याद करो, 12th की बात याद करो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ना एक एक्सटर्नल सब्जेक्ट मिलता होगा आपको, जैसे मेरा तो फिजिकल एजुकेशन था मेरे 12th के टाइम पे, ठीक है, अब किसी का मैंने देखा आईसीटी कुछ एक जो एग्जाम होता था, किसी का मार्केटिंग होता था, अलग अलग स्कूल का ना अलग अलग रहता था, जैसे प्राइवेट स्कूल का अलग अलग रहता था, किसी का मार्केटिंग होता था, किसी का फिजिकल एजुकेशन होता था, किसी का एक कंप्यूटर सब्जेक्ट हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है, तो वो कंप्यूटर सब्जेक्ट डाल दिया जाता था, मतलब एडिशनली वो क्यों डाला जाता था, इन केस अगर कोई बच्चा अपने कोर सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, तो उसको भाई उसके नंबर वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, उसको पास कर दिया जाएगा। तो सीबीसीएस ने भी यही किया कि हम क्रेडिट्स को यूज करेंगे, बच्चे का अगर इन केस लास्ट सेमेस्टर में उसने वो फेल हो गया है किसी सब्जेक्ट में, तो उसका जो क्रेडिट होगा वो दूसरे जो एग्जाम से हम लेकर उसको हम पास कर देंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ताकि उसका साल बर्बाद ना हो। समझ में आ गया? ये समझ में आया क्रेडिट वाला, सब समझ में आया कि क्रेडिट कैसे मिला। सिंपल सी बात है, जैसे 12th में 10th में होता था ना, हमें एक्सटर्नल सब्जेक्ट मिल जाते थे, वैसे ही यहाँ पर भी सीबीसीएस के थ्रू यहाँ पे भी लिया गया।
ठीक है, ये एम लिया गया ताकि बच्चा फेल ना हो और बच्चे का जो साल है ना वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये एम था। ठीक है। अब इसमें बोला कोर इलेक्टिव एंड फाउंडेशनल कोर्सेज। यहाँ पे 3 कोर्सेज को इन्होंने लॉन्च किया। पहला कोर है, दूसरा इलेक्टिव है, तीसरा है आपका फाउंडेशन। कोर हो गया। कोर का मतलब क्या होता है भैया? इंपॉर्टेंट। कोर हर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट जो स्टूडेंट को लेना ही लेना है। ठीक है। तो भाई इसमें तो किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं मिलने वाली। ऐसा होता था ना, आप लोगों ने देखा होगा मास्टर्स में या यूजी में आप लोगों ने जब एग्जाम दिया होगा 2014 के बाद, 2014 के बाद, उससे पहले तो था ही नहीं सीबीसीएस। ठीक है, 14 के बाद आया। तो 14 के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे या ग्रेजुएशन में भी होंगे कुछ स्टूडेंट, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो भाई उनका हुआ होगा इस तरीके से। हुआ या नहीं हुआ बताओ? सब एग्री करते हो नहीं करते हो? किसी की ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें हुआ ही नहीं हो? 2014 के बाद अगर एजुकेशन ली है तो बताइए, एग्री करते हो नहीं करते हो? ठीक है, ऐसा था आपका पीजी में। पीजी में था, पीजी में तो होगा ही, सबका ही होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता था, आपको ना डिसिप्लिन सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको कोर सब्जेक्ट लेना था, वो तो लेना ही लेना था। अब मैं ऐसे बोलूं, सपोज करो मेरा जो एचआर का सब्जेक्ट था उसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है। अब मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे तो एक ही सब्जेक्ट चाहिए, मुझे तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चाहिए क्योंकि मुझे ही चाहिए। भाई उन्होंने बोला ये तो आपको लेना ही लेना है, वो क्योंकि कंपलसरी है, वो कोर सब्जेक्ट है, उसमें आप ना यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं कर सकते, वो कंपलसरी है। मतलब आपको ओबी भी लेना पड़ेगा और आपको परफॉर्मेंस वाला भी लेना पड़ेगा क्योंकि वो तो कोर है। जिसमें आपको आपको छूट मिलेगी उसमें हम बता देते हैं। ठीक है, समझ में आया? वो होता है आपका कोर सब्जेक्ट जो आपको लेना ही लेना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इलेक्टिव सब्जेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला हो जाता है जेनरिक इलेक्टिव और दूसरा हो जाता है डिसिप्लिन इलेक्टिव। मतलब जहां पे आप फोकस करते हो वो सब्जेक्ट जो जनरल फॉर्म में है, जो वो सब्जेक्ट जो जनरल फॉर्म में है। ठीक है। और डिसिप्लिन सेंट्रिक मतलब जहां पे आपको ये बोला जाता है कि भैया अनरिलेटेड डिसिप्लिन, मतलब आप अपने सब्जेक्ट के बेसिस पे यहाँ पे चूज कर सकते हो। इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आपको जो कोर लेना ही लेना है, और इलेक्टिव में मतलब आप चूज कर सकते हो। भैया आप उसमें ना चूज कर सकते हो। ठीक है, आप चूज कर सकते हो। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो लेने ही लेने हैं, उसमें तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन आपको कुछ और सब्जेक्ट दिए जाते हैं जिसमें से आपको छूट मिल सकती है। वो होता है आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट। समझ में आ गया सबको? ठीक है। तीसरा आ जाता है फाउंडेशनल कोर्सेज। फाउंडेशनल में दो तरीके के कोर्सेज आ जाते हैं, एक होता है कंपलसरी, एक इलेक्टिव। कंपलसरी में तो भैया वो कंपलसरी आपको लेना ही लेना है। फाउंडेशन है ना, सपोज करो मैं आपको बोलूं कि आपको मैथ्स ही नहीं पढ़नी, भैया आगे जाके आपको मैथ्स नहीं पढ़नी, स्टार्टिंग में तो आपको बेस बनाना है ना, हिंदी इंग्लिश मैथ्स को पढ़ना है ना आपको, हिंदी इंग्लिश मैथ्स कॉमन है ये सब्जेक्ट। ठीक है, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, राइट? तो अब ऐसा तो नहीं है कि मैं ये बोलूं नहीं नहीं आपको ग्रेजुएशन में तो मैथ्स नहीं पढ़नी, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही पास कर देते हैं बिना मैथ्स के, तो नहीं। फाउंडेशन है, वो आपका बेस बन रहा है, वो आपको लेना ही लेना है, उसमें किसी भी तरीके का कोई कंपल्शन नहीं है। तो वही चीज है, यहाँ पे वो कंपलसरी है। और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, इलेक्टिव फाउंडेशन वो होता है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वो होते हैं जहां पर अगेन आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हो। वही 4 में से 5 में से अपने हिसाब को अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हो। बताइए, इसमें किसी को कोई समस्या, कोई समाधान, मतलब कोई क्वेरी तो बताइए, बताइए बताइए। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ग्रेस, ग्रेस देखो यहाँ पे ना इन्होंने यहाँ पे देखो, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने थोड़ा सा आपको बताया हुआ है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे अगर ए प्लस ग्रेड आता है तो आपका एक्सीलेंट हो गया। आउटस्टैंडिंग के लिए 10 में से 10 नंबर आ गए। ठीक है, अब वो आउटस्टैंडिंग हो गया। ए के लिए वेरी गुड 8 नंबर, 8 मार्क्स आउट ऑफ 10। ठीक है, बी प्लस हो गया 7 गुड मार्क्स हो गया। एवं एवरेज हो गया बी, हो गया 6 मार्क्स। सी में एवरेज हो गया 5 नंबर। पी में पास हो गया, सिर्फ पास हुआ 4। एफ में तो 0 हो गया, एब्सेंट में भी 0 हो गया। तो ये इन्होंने ग्रेडिंग एक तरीके से दे दी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इस तरीके से हम रिलेट करेंगे सीबीसीएस में। ठीक है, ऐसे ग्रेड मिले होंगे आप लोगों को, आप लोग अपना चेक करना। ठीक है, रिजल्ट मिला या नहीं मिला? अब एक होता है सीजीपी, एक होता है एसपीजी, एसजीपीए सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भैया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज निकाला और क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज निकाला, जिसमें उन्होंने बताया कि एब्सोल्यूट मार्क्स और परसेंटेज को हम कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे बोला सेमिस्टर ग्रेड। एक सेमिस्टर सेमिस्टर में क्या होता है भैया, एक सेमिस्टर हुआ, एक सेमिस्टर सेमिस्टर 6 महीने का होता है ना, पर्टिकुलर सेमिस्टर के बाद जो आपका रिजल्ट निकलता है वो सेमिस्टर बेस्ड होता है। क्यूमुलेटिव मतलब जितने भी सेमिस्टर, सपोज करो आपके 3 साल का कोर्स है तो कितना हो गया, 6 सेमिस्टर हो गए ना, तो 6 के 6 में जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो होता है क्यूमुलेटिव एवरेज, सबको मिला के, सारे सेमिस्टर को मिला के। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। तो सीजीपीए वो है जो ओवरऑल बेसिस पे निकल के आ रहा है, और एसजीपीए वो है जो आपका सेमेस्टर वाइज आपको मिल रहा है मार्क्स। समझ में आ गया। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने दोनों ही मार्क्स को, मतलब दोनों के लिए, ठीक है, दोनों को लेकर चलना, मार्क्स और परसेंटेज को बनाने के लिए। ठीक है जी। बताइए इसका क्वेश्चन, फटाफट से इसका आंसर बताइए। What is the advantage of the choice based credit system introduced by the UGC in the higher education system? भैया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को क्यों निकाला, क्यों बनाया? फोकस ऑन द स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, allow student to choose interdisciplinary and intra-disciplinary courses, make student at par with the global standards, make it easy to estimate the performance level of the students in terms of the marks, and offer flexibility for the students to undertake studies at the different times and at the different institutions. इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ठीक है, पहले इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख लें एक बार। एक बार इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखें, उसके बाद हिंदी वाले। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स का हो गया, पढ़ लिया उन्होंने। अब एक बार हिंदी में भी देखो। सीबीएसई का क्या काम है, क्या क्या मेन इनिशिएटिव है जो लेने चाहिए? छात्र केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, छात्र को अंत विषय और अंत विषय पाठ्यक्रम चुनने की अनुमति देना, छात्रों को, कक्षा को वैश्विक मानकों में बराबर बनता है। ठीक है, अंकों के संदर्भ में छात्र को प्रदर्शन के स्तर में अनुमान लगाना आसान बनाता है, छात्रों को अलग अलग समय पर अलग अलग संस्थानों में अध्ययन करने के लिए, मतलब फ्लेक्सिबल। गुड आफ्टरनून प्रगति, वेलकम टू द क्लास। कुछ समझ में आ रहा है किसी को? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्यों लेकर आए? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इसलिए लेकर आए ताकि स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन हो। भैया स्टूडेंट की तरफ हमें शिफ्ट करना है ना, सिंपल सी बात है, छात्र केंद्रित तो होना ही चाहिए। छात्र केंद्रित वाला पॉइंट आ गया तो क्या हो गया यहाँ पर, छात्र केंद्रित वाला पॉइंट आ गया तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अलाउ स्टूडेंट टू चूज इंटरडिसिप्लिनरी इंट्राडिसिप्लिनरी कोर्सेज। भैया इंटरडिसिप्लिनरी मतलब, इंटर मतलब मैक्सिमम से एक को चूज करना, और एक कोर्स को भी चूज करते हैं, मतलब इलेक्टिव एंड कोर सब्जेक्ट। मैंने अभी बताया ना, इलेक्टिव में क्या होता है, आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट में से, और कोर मतलब वो तो लेना ही लेना है, उसमें तो किसी भी तरीके का आपको कोई कंपल्शन नहीं है, है ना, मतलब आपको किसी भी तरीके का कोई भी इजी है। आगे देखो, मेक एजुकेशन एट पार विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए होगा क्या, और भी ऑप्शन देखो, परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स इन टर्म टू द मार्क्स। ठीक है, मेक करना, एस्टिमेट करना कि भैया ग्लोबल जो परफॉर्मेंस होगा, सॉरी ग्लोबल नहीं, परफॉर्मेंस होगा लेवल स्टूडेंट्स का, वो मार्क्स के बेसिस पे एस्टिमेट किया जाए। ठीक है, और ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टूडेंट्स टू अंडरटेक द डिफरेंट टाइम्स एट द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है, ए और बी तो है ही। ए और बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ई वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ए और बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एट द डिफरेंट टाइम एट द एंड एट द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, नहीं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन तो नहीं होगा। एक मिनट, ए एंड बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट अप करना, मेक, ये सही हो गया, या ये सही है, मेक इट इजी टू एस्टिमेट, डी हो गया, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा ना सही। ई वाला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट टाइम्स पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर की जाएगी, ऐसा नहीं है
भाई हर एक जो ये आपका जो सीबीसीएस है ये ओवरऑल बेसिस पे लागू हो चुका है, चाहे वो आपका पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट हो, सब में है ये। ठीक है, क्या आ जाएगा? एबीसी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेक एजुकेशन एट पार विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं होना चाहिए। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का क्या काम है? ग्लोबली हमें स्टैंडर्ड क्यों फॉलो करना है? एक चीज मुझे बताइए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही कैसे हो सकता है? हिंदी में भी पढ़ लो अगर इंग्लिश में आप मुझे ये बताइए, सी ऑप्शन कैसे हो सकता है? ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को हमें क्या सीबीसीएस से ग्लोबली हम क्या कर पा रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा है। हम तो सीबीसीएस इसीलिए लेकर आए ताकि स्टूडेंट का डेवलपमेंट हो जाए, स्टूडेंट का अपनी कंट्री में। तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एक सेकेंड, तो होगा क्या? एक मिनट। सी ऑप्शन को ले लिया इन्होंने एंड एक मिनट, ए बी तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा या तो वो एक होगा या वो तीन होगा। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे सी ऑप्शन ले लिया इन्होंने और डी ऑप्शन लिया है। डी तो पक्का है। ठीक है, हाँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए ना, सी भी आएगा फिर। सी भी आएगा। वैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ऑप्शंस के हिसाब से तो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या बोली जा रही है? डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में नहीं होगा ना, एक ही सिंगल इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे होगा ना। मैम अदर कंट्रीज का ऐसे नॉर्म्स होते होंगे नहीं। देखो यहाँ पे वैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं सी ऑप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब मुझे इसको ही करेक्ट करना पड़ेगा। ए बी एंड डी, ये तो पक्का पक्का है कि ए बी डी तो श्योर है। ठीक है, ए बी डी तो बिल्कुल श्योर है। और कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यहाँ पर नहीं कर रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन को मार्क करना पड़ेगा हमें। ई की मैं इसीलिए नहीं ले रही क्योंकि यहाँ पर बोला है डिफरेंट टाइम्स एट अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, डिफरेंट टाइम, अलग टाइम पे अलग इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे बेसिकली सपोज करो कि एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन है, तो एक ही इंस्टीट्यूशन को सेम ही लेवल पे लागू किया जाएगा ना। अब मैं ये कहूँ कि जो ये सीबीसीएस है ये सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे लागू करेंगे, नहीं, ओवरऑल प्राइवेट प्लस पब्लिक, तो अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं होने वाली, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ए बी सी डी आना चाहिए। अब सी ऑप्शन को इसीलिए, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऑप्शन, क्योंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे हमें एजुकेशन को डेवलप करने का इतना बड़ा एम नहीं है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का, क्योंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के को हमें नहीं देखना। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगी कि अगर आप लोगों को दिख रहा है कि ऑप्शन और नहीं मैच कर रहा है कहीं पे भी, तो सी को आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जो सी पॉइंट है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए हमें इतना सीबीसीएस को डेवलप नहीं किया गया है। तो सीबीसीएस का डेवलपमेंट है वो इसीलिए है ताकि सेमेस्टर वाइज सिस्टम हो जाए, ताकि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो ग्रेडिंग के तौर पे कन्वर्ट हो जाए, ताकि स्टूडेंट्स अपने हिसाब से चॉइस कर पाए। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये कहता है कि किसी भी तरीके का यहाँ पर क्रेडिट्स बढ़ जाए, मतलब क्रेडिट्स मिले स्टूडेंट्स को। तो ये चार महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, हाँ सी तो सब में है, तो सी को तो लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा पता चल गया, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, बताइए इसका आंसर। द आर्ग्यूमेंट बिलो द फॉलोड बाय द इन्फ्लुएंसेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द रेफरेंस ऑफ द इन्फ्लुएंसेस। आर्ग्यूमेंट कह रहा है, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, और एक इन्फ्लुएंस है, मतलब एक तर्क है। ठीक है, एक तर्क है, उसका अनुमान है। यहाँ पे बोला जा रहा है आर्ग्यूमेंट सीबीसीएस सिलेबस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू फैसिलिटेट क्रेडिट ट्रांसफर टू द स्टूडेंट्स। सीबीसीएस पाठ्यक्रम छात्रों को क्रेडिट ट्रांसफर के लिए सुविधा के लिए पेश किया गया है, और सीबीसीएस सिलेबस इज नॉट द at all useful for the students not seek credit transfer। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो सीबीसीएस पाठ्यक्रम है उन छात्रों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है जो क्रेडिट होगा। बिल्कुल, मार्क्स के बजाय क्रेडिट्स देते हैं, यस। मार्क्स की बजाय क्रेडिट्स देते हैं, मार्क्स की बजाय ग्रेड्स देते हैं। ठीक है,
बताइए इसका आंसर फटाफट एवरीवन। बताइए एवरीवन। किसी को कुछ पता है या मैं बता दूं आंसर? भाई ये इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड, सिंपल सी बात है। एक चीज मुझे बताइए, एक तरफ बोला जा रहा है थ्री ऑप्शन डाउटफुल, ओके, नहीं इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, इनवैलिड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप देख रहे हो यहाँ पे सीबीसीएस सिलेबस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू फैसिलिटेट द क्रेडिट टू द स्टूडेंट। ये ठीक है, आर्गुमेंट तर्क बिल्कुल सही है, लेकिन अनुमान क्या बोल रहा है? सीबीसीएस सिलेबस इज नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर द स्टूडेंट नॉट सीकिंग द क्रेडिट ट्रांसफर। समझ में आ रहा है? दो अलग अलग स्टेटमेंट, दो अलग अलग स्टेटमेंट, तो क्या हो गया? इनवैलिड हो गया ना। क्रेडिट सिलेबस सीबीसीएस में क्रेडिट ट्रांसफर किए जाते हैं स्टूडेंट्स को, यहाँ पे बोल रहा है क्रेडिट ट्रांसफर यूजफुल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इनवैलिड हो गया, टू ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, सबको समझ में आ गया? जी हाँ, टू। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्कॉलिस्टिक इवैल्यूएशन मींस, मतलब सतत, व्यापक और शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? स्टॉलिक इवैल्यूएशन, स्कॉलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों का शैक्षिक मूल्यांकन करना, फिजिकल इवैल्यूएशन करना, ठीक है, शारीरिक मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन थ्रू द कॉन्टिन्यूस एग्जामिनेशन, बार बार परीक्षा लेना, सतत परीक्षा लेना, या ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो होता है कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन। बताइए। आ रहा है समझ में? बताइए एवरीवन। ये तो आप सभी को पता होगा, कॉन्टिन्यूसली सी पैटर्न क्या कहता है? ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन बिल्कुल सही ऑप्शन है। समझ में आ गया सबको? जी हाँ। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएशन इज said to be formative when the intention is to identify scope and potential for the improvement of the teaching and learning system। यहाँ पे समझ में आ रहा है? एजर्शन कह रहा है, कथन कह रहा है कि इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव तब होगा जब इंप्रूवमेंट होगी टीचिंग लर्निंग सिस्टम में, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होगी टीचिंग लर्निंग सिस्टम में, वो होता है फॉर्मेटिव। ठीक है, मतलब रचनात्मक। रीजन कह रहा था फॉर्म ऑफ सच इवैल्यूएशन इज इनफॉर्मल, जो ये इवैल्यूएशन है वो इनफॉर्मल होगा, क्योंकि वो कहीं पे भी जो टेक प्लेस इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचिंग, मतलब ये इनफॉर्मल रहता है, क्योंकि ये अनौपचारिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर शिक्षण के दौरान होता है, शिक्षण के दौरान करना होता है, मूल्यांकन जो रहेगा वो इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो ये कोई बिल्कुल। फोर्थ का आंसर। सबको समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स या ऊपर से जा रहे हैं? बता दीजिए मुझे अभी भी। बताइए एवरीवन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे, ये बिल्कुल आंसर ना बिल्कुल सटीक सा बताया हुआ है कि इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव होगा। फॉर्मेटिव तो रचनात्मक मैंने आपको ऑलरेडी बताया था क्या होता है, ड्यूरिंग द सेशन। ये तो बिल्कुल सही है, इंप्रूवमेंट तो वही होगी ना। इंप्रूवमेंट आपकी फॉर्मेटिव में होगी, सबमिटिव में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है? नहीं, उसमें तो आपको पेपर देना है। तो इसीलिए ये बिल्कुल सही है। और ये रीजन कह रहा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि ये इनफॉर्मल होता है। जी हाँ, ये इनफॉर्मल है, आपको फॉर्मली तरीके से नहीं बताया जा रहा ना। देखो,
आपको ये ध्यान रखना है, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्यों हो सकता है? क्योंकि इनफॉर्मली तरीके से, सपोज करो मैं यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, इनफॉर्मल हो गया, सॉरी हाँ इनफॉर्मल हो गया, फॉर्मेटिव इनफॉर्मल हो सकता है, नहीं हो सकता? किसी भी तरीके का कोई पेन पेपर फॉर्म में हो रहा है? नहीं। घर बैठे आप अपना पेपर दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, आप आंसर कर रहे हो, मैं भी घर पे बैठ के आपका टेस्ट ले रही हूँ। ये क्या हुआ? ये इनफॉर्मल। यहाँ पे कोई क्लासरूम तो नहीं हो रहा है, नहीं ना? वो होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल हो सकता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस और टीचिंग के बेसिस पे ही इवैल्यूएशन होता है टीचर के द्वारा। तो भाई ये तो ठीक है ना? तो यहाँ पे ए और बी और पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ज़ेबा। समझ में आ रहा है? ये ज़ेबा को ही समझ में आ रहा है और बाकी कहाँ गए? मुझे और किसी का आंसर ही नहीं दिख रहा। सिर्फ ज़ेबा को ही समझ में आ रहा है, बाकी कहाँ गए स्टूडेंट्स? When the test data tell us about the student's level of proficiency in a defined area, the procedure of the evaluation is। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये कह रहे हैं जब परीक्षण डेटा, जब हमें परिभाषित क्षेत्र में जो शिक्षक छात्र के दक्षता के शस्त्र में के बारे में बताता है, ठीक है? तो उस मूल्यांकन की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? स्तर के बारे में बताता है, सॉरी। छात्र का जो स्तर है ना, मतलब उसकी प्रोफिशिएंसी लेवल मतलब, या उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है, ओवरऑल एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, सब कुछ, पर्सनालिटी, प्रोफिशिएंसी में वो आ जाता है, ठीक है? टैक्सेशन जी, हाँ, आ गया मेरे को कमेंट। बताइए क्या आएगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को इवैल्यूएशन लास्ट क्लास वाला कितना समझ में आया, और आया तो कैसे समझ में आया। ये अगर क्वेश्चन आपने कर लिया ना, दैट मीन्स आपको इवैल्यूएशन अच्छे से आ गया, इसके बाद आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है। भाई बता दीजिए फटाफट से, मैं भी जानना चाहूंगी कितने स्टूडेंट्स को समझ में आया। ओके, मांडित, ओके। सी ऑप्शन, नॉर्म रेफरेंस। सामित जी ने बताया है टू ऑप्शन, ओके। और और किसी का कोई और आंसर प्लीज मुझे बता सकते हैं कोई भी? अभी भी समझ में नहीं आया किसी को मूल्यांकन इसका मतलब। दोबारा वाला सेशन देखो, दोबारा सेशन को देखो जरा जाके। क्या बोला था मैंने क्राइटेरियन रेफरेंस में? एक क्राइटेरिया दिया जाता है भैया, 50% का क्राइटेरिया है तो 50% क्राइटेरिया देना होगा ना। एक क्राइटेरिया की बेसिस पे हर एक इंडिविजुअल को इवेलुएट किया जा रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? प्रोफिशिएंसी लेवल मतलब छात्र का जो दक्षता स्तर है, मतलब छात्र कितना एलिजिबल है, कितना नॉलेजेबल है, इस लेवल के बेसिस पे हर एक स्टूडेंट को ये आपका प्रोफिशिएंसी लेवल जो को, ये है आपका क्राइटेरिया, लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। सपोज करो मैं बोलूं लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी है 50% मार्क्स, तो अब 50% से इवेलुएट करूंगी ना मैं हर एक बच्चे को, तो क्या हो गया? क्राइटेरियन, क्राइटेरियन। दोबारा से बुक खोलो, दोबारा से लग जाओ इवेल्युएशन को पढ़ने में। क्या हो गया? इवेल्युएशन नहीं आ रहा समझ में? मूल्यांकन कितना इजी कॉन्सेप्ट है, मैंने कल आपको इतने अच्छे से समझाने की कोशिश की, फिर वही चीज। आपको पता है किस तरीके का लेवल का क्वेश्चन आ सकता है इवेल्युएशन से, और आप समझ रहे हो इसका इतना इंपॉर्टेंस है इवेल्युएशन का। मूल्यांकन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसको पढ़ लो। कुछ पढ़ो ना पढ़ो टीचिंग में, ये पढ़ के जरूर चले जाना। सीसी पैटर्न में, बताइए। सीसी पैटर्न में, अच्छा एक ही,
हाँ, हिंदी में पता नहीं क्यों एक ही आ रहा है, मांडित संदर्भ। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस यहाँ पे, ये नॉर्म होता है, लेकिन क्राइटेरियन को बोलते हैं हम मांडित वैसे। नॉर्म मतलब क्या हो गया? नॉर्म मतलब कि एक पर्टिकुलर नॉर्म से, मतलब जो पहले से चला आ रहा है ना, जैसे मेरा नॉर्म है, जो मेरा रूल है, रूल, हाँ, नॉर्म मतलब रूल समझो, इंग्लिश में ये रूल होता है। ठीक है, रूल जो है उसी के हिसाब से चलेंगे, होता है, यस। चलिए, सिक्स क्वेश्चन को बताइए। इन सीसी पैटर्न फॉर्मेटिव एंड समेटिव टोटल परसेंटेज क्या होनी चाहिए असेसमेंट में? तो ये समेटिव में 60% होना चाहिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है जी, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिक्स का पहला ऑप्शन सही है। फॉर्मेटिव में 40% होना चाहिए, समेटिव में 60%। फॉर्मेटिव जो मार्क्स होने चाहिए, जो आपके रचनात्मक है, उसमें 40% होना चाहिए बच्चे का, तभी तो 100 के हिसाब से क्राइटेरिया बना दिया। समेटिव में 60% के हिसाब से आंसर रिजल्ट निकलता है। ठीक है, ठीक है, ये आप सभी को। अब यहाँ पे हम चलते हैं स्वयं पे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्वयं, स्वयं प्रभा मूक को पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं क्या होता है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर द यंग एस्पायरिंग माइंड्स, जिसको हम बोलते हैं स्वयं। स्वयं कब लॉन्च हुआ? 9 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी, जिसको हम एमओई बोलते हैं। अब 2017 एजुकेशन बना दिया गया। इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री ने इसको डेवलप किया 2017 में। ठीक है जी, ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये कवर करता है सारे के सारे जितने भी स्किल बेस्ड होते हैं, हायर एजुकेशन बेस्ड होते हैं, जितने भी कोर्सेज होंगे, सबको ये कवर करेगा, सबको ये कवर करता है। यहाँ पर स्वयं एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, जो बच्चा एक्सेस कर सकता है, कितनी बार भी, कितनी हिसाब से भी देख सकता है, फ्री बेसिस पे। और कुछ वहां पे पेड कोर्सेज भी है, जैसे कि मतलब अगर पेड होगा भी ना, तो आपको 200-300 रुपए में मिल जाएगा आराम से स्वयं में, सारे प्लेटफॉर्म से कोर्सेज। समझ में आया? और बाकी मोस्टली सब फ्री ही है। क्लियर? कौन डिलीवर करता है इसको? कौन डिलीवर करा रहा है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। किसके द्वारा ये डिलीवर हो रहे हैं? मूक के द्वारा हो रहे हैं। ठीक है भैया, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये सारे के सारे कंटेंट को डिलीवर करा रहा है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मूक। समझ में आ गया? करेक्ट, क्वेश्चन जी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा भैया, तीन प्रिंसिपल होते हैं स्वयं में। स्वयं में तीन प्रिंसिपल्स होते हैं, तीन सिद्धांत होते हैं। सबसे पहले एक्सेस, सबको एक्सेस दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कोई गांव से है तो उसको नहीं देंगे, शहरों से है शहरों वालों को देंगे, नहीं, सबको पहुंच रहा है, सबको मिल रहा है। ठीक है, ओवरऑल बेसिस पे, अगर मैं वर्ल्ड वाइड बेसिस पे, इंडिया के बेसिस पे देखूं, तो भैया सबको मिल रहा है। इक्विटी बेसिस, इक्विटी मतलब सब समान है, इक्वल है सब, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। क्वालिटी, गुणवत्ता को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो तीन प्रिंसिपल्स को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चार ना भाग है, चार भाग है, मतलब अलग अलग भाग बना दिए गए हैं। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कभी भी आप अप्लाई करते हैं या आप कोई भी कोर्स लेते हैं, जैसे आप एचएन अध्ययन की बात करो, तो वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने दे दिया वीडियो लेक्चर्स का। वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, आपको प्रिंटेड फॉर्म में मटेरियल्स मिलेंगे। वो होता है आपका दूसरा क्वाड्रेंट। तीसरा क्वाड्रेंट होता है आपका सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट मतलब आप खुद असेसमेंट कर सकते हो। आपको लाइव क्विजेस मिलते हैं ना, आपको लाइव टेस्ट मिलते हैं, उसके द्वारा आप खुद को असेस कर सकते हो, और असेसमेंट कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो, स्व मूल्यांकन करना, जहां पे आप पता लगा सकते हो आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है, ठीक है, और ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी आपको मिलता है। ठीक है, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी आपको यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है एशियन अध्ययन पे भी ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है ना, वहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो आप। मुझे लग रहा है बीच में आवाज कट रही है, राइट? अभी क्लियर आ रही है आपको आवाज सबको?
चलिए बता देना, ठीक है, अब आवाज आवाज ना आए तो। अब हम बात करते हैं स्वयं प्रभा की, ठीक है। अब एक दो टॉपिक्स और बचे, ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हाँ जी। तो स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा भी एक इनिशिएटिव है जहां पे आपको 40 चैनल्स मिलते हैं, जहां पे आप 20x7 बेसिस पे डीटीएच चैनल्स के थ्रू पढ़ सकते हो, ठीक है। डीटीएच चैनल्स के थ्रू आप यहाँ पे पढ़ सकते हो 24 घंटे। 24 घंटे आपको यहाँ पे नए नए कोर्सेज मिलेंगे, क्लियर, ठीक है। 24x7 यहाँ पे सारा का सारा जो भी कंटेंट रहेगा वो किसके द्वारा मिल रहा है आपको? जीसैट सैटेलाइट के द्वारा मिल रहा है। ऑडियो क्लियर है? ठीक है। जीसैट सैटेलाइट के द्वारा मिल रहा है। देखो बहुत शॉर्टली मैंने आपको बताया हुआ है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लेना जितना जितना मैंने आपको लाइन पॉइंटर्स बताया ना, ये लर्निंग क्वालिटी मटेरियल्स मिलते हैं स्वयं प्रभा में। क्वेश्चन कहाँ से आता है मैं आप सभी को बता देती हूँ, क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। पूछा जा रहा है कितने, हाँ बीच बीच में जा रही है ना बस, मुझे भी लग रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये फोन शायद चल नहीं रहा है सही से। चलिए मैं एक बार आपको कंप्लीट करा देती हूँ, उसके बाद फिर हम कल से ना रिसर्च पे चलेंगे। इन केस अगर कुछ एक आध टॉपिक रह जाते हैं ना, मैं फिर उसको ले लूंगी, ठीक है, बीच में। आईसीटी की बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ना ये क्या है, कोऑर्डिनेटर्स है, डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। कोऑर्डिनेटर मतलब भाई कोऑर्डिनेट कौन करेगा? अब यूजीसी का सारा काम तो नहीं है ना, अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स बना दिए ना यूजीसी ने। यूजीसी ने सबको अपना अपना काम बांट दिया, समझ में आ रहा है? वैसे ही स्वयं ने अपना अपना काम बांट दिया। अगर मैं एआईसीटी की बात करती हूँ, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, तो उन्होंने बोला जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज रहेंगे वो सारा एआईसीटी देखेगा, इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए। जैसे जितने भी होते हैं भाई, लैंग्वेज कोर्सेज हो गया, आप खुद के लिए कोई कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए एआईसीटीई देखेगा, ठीक है। नेप्टल दूसरा हो गया, जो कि आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। वो इंजीनियरिंग के जितने भी कोर्सेज होगा नेप्टल देखेगा। यूजीसी देखेगा नॉन टेक्निकल कोर्सेज, जो कि पीजी में होंगे, नॉन टेक्निकल कोर्सेज। जैसे कि मैं बताऊं नॉन टेक्निकल कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, नॉन प्रोफेशनल, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, ये सब, ये नॉन टेक्निकल होता है, तो ये यूजीसी देखेगा। सीसी कंसोर्टियम फॉर द एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये देखेगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, यूजी कोर्सेज होते हैं, ये सब सीईसी देखेगा। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो आप सभी को पता है स्कूल एजुकेशन है। एनआईओएस, एनआईओएस ओपन स्कूलिंग, जो स्कूल एजुकेशन में होगा लेकिन ओपन स्कूलिंग, जैसे कि इग्नू से अगर आप कर रहे हो तो ये देखेगा एनआईओएस। समझ में आ रहा है? स्कूल एजुकेशन, ठीक है। इग्नू, सॉरी, एन, अच्छा ये तो स्कूल एजुकेशन है ना। एनआईओएस जितने भी ओपन स्कूलिंग है, जैसे कि होता है ना कि 10th के बाद कोई स्कूल नहीं जाता, 12th का एग्जाम बाहर से दे देता है या ओपन स्कूलिंग के द्वारा दे देता है, तो ये एनआईओएस देखता है। अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ तो इग्नू के बारे में बात होगी यहाँ पर, आउट ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे इग्नू, अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करते हो तो फिर आपका इग्नू ये देखेगा। स्कूल स्टूडेंट्स के बेसिस पे नहीं, यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट्स के बेसिस पे देखा जाएगा। आईआईएमबी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट, जो कि बैंगलोर में है, मैनेजमेंट स्टडीज के जितने भी कोर्सेज है वो सब आईआईएमबी देखेगा। और एनआईटीटीआर, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यहाँ पर टीचर की ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं जो स्वयं प्रभा ने डेवलप किए हैं। सबको समझ में आ गया? भाई ये 9 कोऑर्डिनेटर्स को रट लेना, इससे क्वेश्चन तो आ रहा ही आ रहा है, ठीक है, बार बार पूछा जा रहा है। इसको अच्छे से कर लो, मुझे लगता है इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, इसीलिए मैंने टॉपिक आपको कराया है। आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस जो ओल्ड सेशन है उसमें ये टॉपिक्स नहीं कराए थे मैंने, याद है आप सभी को? नहीं कराए थे ना, इसमें मैं करा रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नू स्वयं स्वयं प्रभा के अध्यक्ष सचिव के लिए, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, सेशन जी मैं करा दूंगी ये वाला, ठीक है। इग्नू स्वयं स्वयं प्रभा के अध्यक्ष जो सचिव जी हैं उनके बारे में पूरा बता दूंगी, ठीक है। बीच में मैं कोई भी सेशन लेके आपको बता दूंगी, या मैं सोचती हूँ मैं यूट्यूब पे करा देती हूँ इसको, है ना। अध्यक्ष के बारे में सारा यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन देती हूँ, क्योंकि मुझे भी ना यूट्यूब पे एक दो सेशंस लेने हैं जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है स्टूडेंट्स की, तो वो मैं आपको वहां पे करा दूंगी, ठीक है। स्वयं प्रभा आप सभी को समझ में आ गया? स्वयं प्रभा के जो चैनल्स है ना वो 40 चैनल है, लेकिन
भैया पहले 10 चैनल तो रट लेना, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले 10 चैनल्स लिखे हैं। वागेश, संस्कृति, प्रबोध, सरस्वती, प्रबंधन, विदिक, कौटल्य, आर्यभट्टा, संपादन और दक्ष। और मैंने इसकी आपको ना बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है, मैंने ट्रिक भी बताई थी। यूट्यूब पे भी देख लेना, आपको ओल्ड सेशंस में भी मिल जाएगा, ओल्ड सेशन में भी मिल जाएगा। इसका मैंने ट्रिक बताया था टॉप 10 चैनल्स का। ठीक है, तो ये सब आपको रटना है, पूरा रटाफिकेशन करना है, इनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टॉप 10 चैनल्स में से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यूट्यूब पे मेरी क्लास का टाइमिंग, मुझे अभी ना मेरी क्लासेस नहीं हो रही है। अभी क्या हो रहा है कि ना हर्षिता मैम की क्लासेस चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे, है ना, पीवाईक्यू सेशंस वगैरह चल रहे हैं, उनकी एंड अप होते ही फिर मेरे सेशंस चलेंगे। ठीक है, और अभी ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना आ भी रहा था मैसेजेस कि मैम हमें कुछ गवर्निंग बॉडीज के बारे में बताइए, है ना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताइए जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, तो वो सब भी मुझे कराना है यूट्यूब में, तो आप टेंशन मत लीजिए, एग्जाम से पहले पहले सब हो जाएगा, हम वहां पे भी कनेक्टेड रहने वाले हैं। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में तो आप सभी को पता चल गया भैया, ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करता है। ये ध्यान रखिएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स 2008 में आ गया था, ये ध्यान रखना। कोई भी स्टूडेंट को अगर पूछा जाए ना कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स कब आया था, 2008 में आया था। ठीक है, 2017 में जो आया था वो स्वयं प्रभा और स्वयं आया था, 2017 में स्वयं और स्वयं प्रभा आया था, लेकिन अगर मूक के बारे में पूछा जाए तो 2008 में आया था। ठीक है, 2008 में, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या करता है, ये जितने भी लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, मतलब ये पैटर्न बेसिस पे ना ये कंटेंट को डलवाता है, बस इसका इतना काम है और कुछ नहीं है। सर्टिफिकेशन ऑफर करता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाता है और फर्दर स्टडीज में डेवलपमेंट के लिए लेकर आता है, इसका इतना काम है। और ज्योग्राफिकल एरियाज में लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये डिजाइन कराता है कंटेंट डिस्टेंस बेसिस पे, जैसे कि इडेक्स हो गया। ठीक है, कॉर्सेरा आप लोगों ने सुना होगा, कॉर्सेरा, कॉर्सेरा के बारे में सुना है, जो होस्ट करता है मूव के प्लेटफॉर्म्स को। आप लोगों ने कॉर्सेरा के बारे में सुना होगा, जो कि ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी है जो पार्टनरशिप करता है किसके साथ में, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के साथ में। यहाँ पर जितने भी प्रोफेसर होते हैं ना, बड़े बड़े प्रोफेसर, वो यहाँ पर कॉर्सेरा में अपने कंटेंट को डाल देते हैं और ये मूक हैंडल करता है फिर वहां से। एडेक्स में भी सेम वही है, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज जो है वर्ल्ड वाइड बेसिस पे, वो एडेक्स में कंटेंट डालती है, फिर वो मूक इसको हैंडल करता है। उडेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड, यहाँ पे सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। फ्यूचर लर्न भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जो हेल्थ केयर से, बिजनेस से, सोशल स्टडीज से रिलेटेड यहाँ पे आपको कंटेंट मिलता है। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट्स है इसको पढ़ लेना बस। अब मुझे बताइए, कोई बता सकता है मुझे इसका इसका आंसर क्या होगा? स्वयं, यूडेमी, स्किल शेयर एंड खान अकेडमी, कोई मुझे बता सकता है इसका? इसका ना मैंने हिंदी में नहीं डाला, प्लीज आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेना, मैं आपको समझा देती हूँ। स्वयं क्या है, यूडेमी, यूडेमी के बारे में पता होगा आप लोग को, स्किल शेयर हो गया, और खान अकेडमी। तो स्वयं का सबसे पहले तो बताओ इनमें से क्या है? बताइए, कोई भी पॉइंट लेके देख लो एक बार। आपने खान अकेडमी के बारे में सुना है, स्वयं के बारे में सुना है? देखो, स्वयं तो पता ही है, स्वयं क्या करता है, फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है, फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है ना इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए। मैंने अभी आपको बोला हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, वो सब आपको स्वयं प्रोवाइड करता है, तो ए का तो टू हो जाएगा, ए का तो टू हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर देख लो, ए का टू, मतलब दूसरा ऑप्शन मेरे को सही है। और भी समझ लो आप लोग, यूडेमी क्या है, यूडेमी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पेड कोर्सेज में के बेसिस पे प्रोवाइड करता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो पैसों में ही लेगा। यूडेमी अगर आप डालोगे ना, तो आप लोगों ने देखा होगा यूडेमी के थ्रू कोर्सेज भी होते हैं नहीं होते हैं? आपको लास्ट में सर्टिफिकेशन मिलता है, जैसे 1 मंथ का कोर्स होता है, 30 दिन का कोर्स होता है, भैया 15 दिन का, 20 दिन का, अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो वहां पे यूडेमी के द्वारा आपको एक से सर्टिफिकेशन भी मिलता है। ठीक है, यूडेमी है, लेकिन ये पेड कोर्सेज प्रोवाइड करता है, पैसों में आपसे लेता है ये। ठीक है, स्किल शेयर, स्किल शेयर क्या है, स्किल शेयर पेड कोर्सेज प्रोवाइड करता है क्रिएटिव टॉपिक्स पे। जैसे अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, इंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज करना चाहते हो, जहाँ पे आपको चाहते हो
कि आपका स्किल डेवलप हो, तो आपके लिए फिर स्किल शेयर आ जाता है। खान अकेडमी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नोन है। ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता है 12th क्लास तक का। ठीक है, बिल्कुल बी होगा इसका आंसर, बी होगा। तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से आ सकते हैं। यूडेमी के बारे में पता होना चाहिए, स्किल शेयर के बारे में भी और खान अकेडमी के बारे में। ठीक है, इसलिए मैंने ये पढ़ा है। चलिए ये बता सकते हैं कोई लॉजिकल स्टेप ऑफ द डिजाइनिंग अंडर द मूक। मूक डिजाइनिंग जब हम करते हैं तो लॉजिकली कैसे लेंगे, सबसे पहले क्या होगा? लॉजिकल स्टेप्स मतलब इन्होंने बोला है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो डिजाइनिंग में काम आएंगे मूक के टाइम पे। जैसे कि आप सभी को पता है मूक का काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो डालता है। ठीक है, तो इनमें से क्या महत्वपूर्ण है? कोई मुझे बता सकता है? लॉजिकल स्टेप्स जो रहेगा वो क्या रहेगा? यहाँ पे तो एक दो तीन चार पांच पांच पॉइंट दिए, हमें कोई तीन तो करेक्ट करना है। देखिए, कंटेंट तो होना ही चाहिए, कंटेंट होना चाहिए ना। किसके लिए हो रहा है? कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, नीड होना चाहिए और लर्नर सेंटर होना चाहिए। एक चीज मुझे बताइए, पॉलिसी तो नहीं होगा ना कोई भी? पॉलिसी कोई है, कोई पॉलिसी है, कोई रूल है? नहीं। असाइनमेंट भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई असाइनमेंट भी सबमिट नहीं हो रहा, तो ए और ई को तो एलिमिनेट कर दो ना। ए और ई तो वैसे ही नहीं आएगा। यहाँ पे जो मूक का काम है वो नीड को एनालाइज करना, क्या जरूरत है, किस फील्ड में किस कंटेंट की जरूरत है, वो मूक देखता है। ठीक है, दूसरा कंटेंट को तैयार करता है, कंटेंट इसी के थ्रू जा रहा है। चाहे मैं स्वयं की बात करूं, स्वयं प्रभा की बात करूं, कंटेंट वही दे रहा है, मूक दे रहा है। लर्नर एनालिसिस, लर्नर को ना एनालाइज करता है, लर्नर को ये देखता है कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है। भाई लर्नर के हिसाब से कंटेंट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये कहूँ कि आज मैं एचपीएससी का कल से मैं एचपीएससी की क्लासेस स्टार्ट करूंगी। एचपीएससी का एग्जाम तो है ही नहीं ना, एचपीएससी का एग्जाम तो बाद में है। तो पहले मुझे एचपीएससी को कंप्लीट कराना चाहिए यूपीएससी को, यूपीएससी को, क्योंकि उसका पहला एग्जाम है। ये समझ में आया? तो लर्नर जैसा चाहते हैं वैसे ही हिसाब से चीजें होती हैं मुख के द्वारा। तो यहाँ पे आ जाएगा टू ऑप्शन, बी सी एंड डी, बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे ये बताइए स्वयं का जो चारवा चैनल है, स्वयं प्रभा का जो फोर्थ चैनल है, उसमें आ जाता है आपका एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। तो ये फोर्थ चैनल कौन सा है? अब आपको ये जो चैनल्स है ना, ये अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तभी तो आएगा आपको ये समझ में। बताइए, अगर आप, इसीलिए मैंने रटाफिकेशन के लिए बोला है, वो टॉप 10 चैनल्स को रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। संस्कृति, सरस्वत, प्रबोध और प्रबंधन। वैसे भी अगर मैं बात करती हूँ ना होम साइंस की, साइकोलॉजी की, तो सरस्वत हो जाता है। चौथा जो चैनल है ना, चौथा जो चैनल है स्वयं प्रभा का, वो सरस्वत है। ठीक है, अब देखें एक बारी क्या हम सही है? सरस्वत, चौथा चैनल सरस्वत है। वगेश पहला है, संस्कृति दूसरा है, तीसरा प्रबोध है, चौथा सरस्वत है। फिर प्रबंधन है, विदिक है, कौटिल्य है, आर्यभट्ट है, संपादन है और दक्ष। समझ में आया? 10 से समझ लो दक्ष, 10, 10 ऐसे बोल सकते हैं ना, 10 मतलब दक्ष, 10 नंबर। ठीक है, 9 संपादन। ठीक है, आठवां जो नंबर है ना वो आर्यभट्टा है। वैसे तो आर्यभट्टा ने 0 दिया था, लेकिन 0 8 लगा देना। 8 जो है ना वो आर्यभट्टा है, आर्यभट्टा 8 है। कौटिल्य 7वां है, कौटिल्य को 7 दे दिया। इस तरीके से ना थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। ठीक है, सारस्वत, यस, क्लियर हो गया? तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से करना है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने सब आपको करा दिए हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सब कुछ। होप्स तो आप सभी को सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी यहाँ पे डल चुकी है। ठीक है, बाकी जितने भी कुछ एक आध टॉपिक्स रह जाएंगे, जो भी आप लोग अभी बोल रहे हो कि जैसे इग्नू के जो भी संपादक हैं उन सब के बारे में बताएं, है ना, तो वो मैं ले लूंगी आपका यूट्यूब सेशन। ठीक है, उसकी चिंता आप मत करना, क्योंकि मुझे यूट्यूब में अभी कुछ एक दो दिन बाद, जैसे ही मैम का सेशन खत्म हो जाएगा, हर्षिता मैम का पीवाईक्यूज वाला सीरीज खत्म होगा, उसके बाद मैं ही अपना स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच अभी, बाय ऑल।